नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। ये नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले ही अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर लें तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं, ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए, करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नए पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा, सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपीपीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में देखिए, चाहे आरओ चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो, रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना, एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार, आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। Hello and welcome to Study for Civil Services. UPPSC ROARO री-एग्जाम प्रीलिम्स 2023-24 के लिए टेस्ट नंबर 17 पे आ गए हैं हम। 200 मार्क्स का हमारा ये टेस्ट है, बिल्कुल एग्जाम लाइक पैटर्न पे आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रिंटेड हैं। एक बार पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला, असर्शन और रीजन वाला। क्या कह रहा है? वेल्लोर विद्रोह, वेल्लोर म्यूटिनी की बात कर रहा है, 1806 में हुआ था, और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके द्वारा वेल्लोर में सैनिकों को 1 साल तक बिना कोई तनख्वाह के सेवा करने के लिए कहा गया था। अनपेड वर्क उनसे मांगा गया था। बताएंगे। आंसर पहला हो जाएगा। देखिए, वेल्लोर म्यूटिनी के टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। पहली बात तो ये, बेंटिक को अपॉइंट किया गया था मद्रास का गवर्नर 1803 में। अच्छा, इससे पहले मतलब गवर्नर जनरल जब वो इंडिया का बना ना, उससे पहले वो यहाँ का गवर्नर था। तो 1806 में उन्होंने क्या किया था, सैनिकों के को अपने माथे पे जातीय प्रतीक बनवाने और कानों में बालियां पहनने से मना कर दिया था। मतलब ये एक धार्मिक सैन्य विद्रोह था बेसिकली। ये पहला रिलीजियस मिलिट्री रिवोल्ट था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
सेकंड, उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियों को और उनके जन्म के स्थान के संबंध में आपको गलत विकल्प चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो पॉज करके हम इसको साथ में पढ़ेंगे, आप पहले इनको ऑप्शंस रीड कर लीजिए। तो हरि प्रसाद चौरसिया आप जानते हैं, ये बांसुरी वाले प्लेयर हैं, फ्लूट प्लेयर हैं, और इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। गिरिजा देवी क्लासिकल सिंगर हैं, ये वाराणसी से हैं, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। मालिनी अवस्थी फोक सिंगर हैं, बहुत अच्छी, कन्नौज से हैं। और शंभू महाराज डांसर या फिर ठुमरी सिंगर भी हैं, लखनऊ में इनका जन्म स्थान है। 21वां संशोधन अधिनियम 21st अमेंडमेंट एक्ट, सिंधी भाषा ऐड हुई थी 8वें शेड्यूल में। ये कौन सी भाषा के रूप में ऐड हुई थी, नंबर क्या था इसका? तो ये 15वीं थी, 15th लैंग्वेज क्या थी? सिंधी। निम्नलिखित में से किसने 1812 में गुजराती भाषा में समाचार पत्र द समाचार एक्सप्रेस इसका संपादन शुरू किया था? जॉन क्लार्क मार्शमैन, एनी बेसेंट, टी आर्मस्ट्रॉन्ग? इसमें से कोई नहीं है, ये किया था फरदूनजी मरज़बान ने, ठीक है, फरदूनजी मरज़बान, इन्होंने किया था ये, ठीक है। दल्ले खुरासानी को हाल ही में कृषि की श्रेणी में भौगोलिक संकेत दिया गया है, मतलब जीआई टैग दिया हुआ है, ये है क्या? किस जो ये फेमस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये कहां से आपको मिलता है, कौन से स्टेट्स का है ये? तो ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं? नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। वाइसरॉयज और उनके टाइम पे क्या घटना हुई थी? अब तो काफी आपको प्रैक्टिस हो गई होगी इन क्वेश्चंस की, सॉल्व करेंगे हम लोग साथ में ही। तो देखिए, मैं अगर आपको इन सबका टाइम पीरियड पहले हम लिख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग है 1858 से, याद होता चला जाएगा ना, 62 तक। लॉरेंस है आपका 1864 से 69 तक। लॉर्ड मेयो है 1869 से 72 तक। लिटन है आपका 1876 से 1880 तक। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। गलत पूछ रहा है ना, तो ये गलत हो गया हमारा, सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है फिर से। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई है और उनके हेडक्वार्टर्स पूछ रहा है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहां पे है? यही हमारा आंसर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है आपका लंदन में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का है ब्रसल्स, कहां पे है ये? बेल्जियम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन जर्मनी में। रेड क्रॉस का है आपका जेनीवा स्विट्जरलैंड में। 1876-78 के अकाल की बात हो रही है, फेमाइन ऑफ 1876। एक फेमाइन कमीशन बनाया गया था, रिचर्ड स्ट्रेची उसके प्रेसिडेंट थे। कौन से साल में बनाया गया था वो? 1874, 76, 78, 79। तो 1878 में ये कमीशन जो है बनाया गया था। टाइम पीरियड अभी देख के आए हैं आप, लॉर्ड लिटन का था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात हो रही है, कौन पब्लिश करता है इसको? यूनिसेफ, अंकटाड, यूएनईपी या फिर कोई नहीं? देखो, जब मैं इंग्लिश में ऐसे बोल के बताती हूँ आपको, तो आप लोग कमेंट करते हो फिर। अब देखो, आपका ऐसे भी तो लिखा आ सकता है। आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं करता है, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये करता है आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है, वो करता है इसको, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट एडिशन में इंडिया का क्या रैंक है? खुशी कितनी है भारत में? कमेंट करेंगे आप। फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना गौरीशंकर मिश्र और इंद्रनारायण द्विवेदी ने के प्रयासों का समर्थन किसने किया था? यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा की बात हो रही है। लाला हरदयाल ने, मदन मोहन मालवीय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, या इसमें से कोई नहीं? तो मदन मोहन मालवीय ने इनका बहुत अच्छे से समर्थन किया था। आईटी क्षेत्र में कराधान नीतियों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? क्या बोल रहा है? एग्जामिनिंग दी टैक्सेशन पॉलिसी। जेम्स राज, भंडारी, दामोदरन, एन नागचरी। एन नागचरी थी आपकी, ठीक है। जेम्स राज है आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक से संबंधित। भंडारी समिति है आपकी रीजनल रूरल बैंक वाली है, ये ऐसे याद कर लो डायरेक्ट। और ये है कि कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव होनी चाहिए बैंक्स में, दामोदरन से। अभिकथन और कारण दिया हुआ है, असर्शन और रीजन। देखिए, 1882 में ब्रिटिश सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन अपॉइंट किया था, ठीक बात है। हंटर शिक्षा आयोग की नियुक्ति भारत में शिक्षा को उच्च स्तर तक, यानी हायर लेवल तक ले जाने के टारगेट से हुई थी। आंसर
ए सही है, आर गलत है। देखो हंटर कमीशन 1882-83 में आया था, डब्ल्यू हंटर थे, इन्होंने क्या किया था कि प्रोग्रेस क्या चल रही है, जो चार्ल्स वुड मैनिफेस्टो आया था उसमें प्रोग्रेस क्या चल रही है उसके लिए हंटर कमीशन आया था। 8 इसमें मेंबर होते थे, तो इसमें कोई हायर एजुकेशन वगैरह का जिक्र नहीं था। कौन सा सही है कह रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो ये कह रहा है जगद्दल प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का शिक्षा केंद्र था। पाल वंश के शासक रामपाल द्वारा जगद्दल की स्थापना की गई थी, बताइए। तो बी सही है। जो एंशंट यूनिवर्सिटी है जगद्दल करके, ये वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का जो केंद्र था, इट वाज इन बंगाल नॉट बिहार, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। और रामपाल थे, उन्होंने इसको फाउंड किया था, ठीक है। ये मतलब जब आपकी नालंदा और विक्रमशिला का पतन हो गया था, फॉल हो गया था, तब बहुत से जो स्कॉलर्स थे वो यहाँ पे आ गए थे। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 की बात हो रही है। इसमें जो प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती की आयु थी, सोचिए, वो 19 साल थी। आप देख रहे हैं वो कौन से साल थी, 1878 में। कौन सा कथन सही है कह रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। जो पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे, उनके द्वारा एहोल अभिलेख लिखा गया था, एहोल इंस्क्रिप्शन। कर्नाटका स्थित एहोल चालुक्यों की फर्स्ट कैपिटल होती थी, पहली राजधानी होती थी। सही है दोनों। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात हो रही है। कह रहा है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन नहीं किया गया था, नॉट बीन मेड। मद्रास, उड़ीसा, बिहार, असम। तो उड़ीसा में नहीं किया था, ध्यान रखना। कहां कहां किया था, मद्रास में, बॉम्बे में किया था, बंगाल में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, बिहार में और असम में। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है जिसमें 4 जानवरों को 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शाया गया था। टॉप पैनल की बात हो रही है सारनाथ पिलर के, बताइए। तो देखिए, वेस्ट में गैलोपिंग हॉर्स है, चौकड़ी भरता हुआ, मतलब दौड़ता हुआ, वो नहीं होता घोड़ा। नॉर्थ में बुल है, ईस्ट में एलिफेंट है, साउथ में लायन है। पहला हो गया आपका सही। देखिए प्रोविजन कैसे है, 4 एनिमल्स हैं, वेस्ट में ये है, ठीक है, ईस्ट में आपका बुल है, पढ़ लो यहीं पे इसको, नॉर्थ में लायन है और साउथ में आपका एलिफेंट है। तो ये चारों याद रखना। ये भी पूछ सकता है कौन कौन से जानवर दिए हुए हैं, है ना, कोई और ऑप्शन दे देगा इनकी जगह। मॉन्टफोर्ट सुधार 1919, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, कह रहा है कौन सा सही है। इन सुधारों ने प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों को केवल भारतीय, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडियंस फिल करेंगे 1/3 पोस्ट। इन सुधारों ने प्रशासनिक सेवा के पदों पर भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया को प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ाने का सुझाव दिया था कि जो आप ऐड कर रहे हो, उनको रिक्रूटमेंट हो रहा है जो इंडियंस का, इसको 1.1.5% से हर साल बढ़ा भी देना। ठीक बात है। 19th, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संक्षिप्ताक्षरों वाला एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कैसा प्राप्त हुआ है, एक इंस्क्रिप्शन है विद 10 लार्ज साइज एब्रीविएशंस लाइक एन एडवर्टाइजमेंट प्लेक। लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़। तो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा कहां पे है, गुजरात में। कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर ने भारत में सम्मिलित होने के विलय पत्र पर साइन कर दिया था, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था। 23 अक्टूबर 1947 को हैदराबाद और जूनागढ़ ने भी जो है साइन कर दिया था। सिर्फ पहला ठीक है। हैदराबाद 1948 में हैदराबाद और जूनागढ़ ने साइन किया था, उस टाइम पे नहीं किया था, 1948 में किया था। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नसीरुद्दीन को किस नाम से जाना जाता था, नसीरुद्दीन, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हुमायूं को जाना जाता था, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कह रहा है, इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीसरा सबसे बड़ा वृक्षारोपण वाला राज्य है, 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांटेशंस, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, यूपी। तो ये आपका एमपी है। अबुल फजल के बारे में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ठीक है। अबुल फजल तो क्या हो जाएगा बताइए। इसने हुमायूं की तुलना किससे की, अरिस्टोटल से, अरस्तु से। इसने अकबर को इंसान कामिल कहा। इसने अकबरनामा में अल बरूनी को सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि माना और इसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। कौन सा सही नहीं है, सी सही नहीं है।
क्या था कि 59 बेस्ट पर्शियन पोर्ट्स थे जिनका नाम अकबरनामा में है, और इसमें फैजी को सबसे अच्छा माना जाता है, ना कि अलबरूनी। केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में आपको सही बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। आराम से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम लाभार्थी उद्यमियों के अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा है। ठीक है, मतलब टर्म लोन्स मिलेंगे 2 करोड़ के अगले 5 साल तक। विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की भी स्थापना की जा रही है। फंड ऑफ फंड सेटअप हो रहा है नया। बिहार में पश्चिम कोशी नहर ERM प्रोजेक्ट बिहार का जो है उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान दी जाएगी। चुनौती मोड के जरिए राज्यों की भागीदारी से देश में 100 शीर्ष पर्यटन स्थल को विकसित किया जा रहा है, मतलब चैलेंज मोड के थ्रू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप की जा रही हैं। आंसर 1, 2 और 3 ठीक है। ये ऐसे 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप होंगी, ना कि 100 गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जहांगीर से संबंधित है? तारीख निजामी, गुलशन इब्राहिमी, आपका पातशाहनामा, खुलासत उत त्वारिक। बी, गुलशन इब्राहिमी। ठीक है, और ये जो पहली किताब है ये किससे संबंधित है? अकबर से। पातशाहनामा किससे संबंधित है? शाहजहां से। और ये त्वारिक वाली है औरंगजेब से। औरंग, देखिए छावा आपने, यही कमेंट कर दीजिए आप। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात हो रही है, फायर पावर स्टॉक 2025। इंडिया को क्या कहा गया है? चौथी सबसे पावरफुल आर्मी दुनिया की। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त पहले वेटलैंड शहर बने हैं, मतलब वेटलैंड सिटीज रिकॉग्नाइज किया गया इनको। भारत में जनवरी 2025 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी की है। इंडिया ने होस्ट की है सेकंड बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आंसर सारे ठीक है बिल्कुल। मध्यकालीन भारत में धार्मिक मामलों के विभाग के लिए कौन सा वर्ड, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को क्या कहते थे? मौजा, बक्काल, पाही या कुछ नहीं? इसमें से नहीं, मतलब कुछ तो कहते होंगे। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसमें से कुछ नहीं है भाई। इसको कहते थे, जो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स था, इसको कहते थे दीवान ए सादत। सुना भी होगा आपने नाम। ठीक है, मौजा गांव होता था, मैं सारे बता देती हूँ आपको। बक्कल जो होता था वो ग्रेन मर्चेंट होता था। पाही जो होता था वो फार्मर होता था, मतलब अस्थायी किसान। नवीनतम खनिज डेटा 2024 के संबंध में आपको सही बताना है, लेटेस्ट मिनरल डेटा के संबंध में। उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे है? वो भी उड़ीसा में है। और सबसे ज्यादा कोबाल्ट कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है। भंडार की बात कर रही हूँ जब मैं कहूँ कहाँ पे है भंडार। ठीक है ये तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं? देखो नॉट करेक्टली मैथ पूछता है ये। ठीक है, उपाधि और शासक, पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लो। तो कलंदर की उपाधि किसकी थी? बाबर की थी। गुलरुखी किसको कहा जाता है? सिकंदर लोदी को। एम्परर ऑफ साउथ कौन है? अकबर। पहला मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट, मतलब प्रथम मुस्लिम भारतविद कौन है? नहीं, अल बरूनी। आंसर हो गया आपका डी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने समाचार पत्रों पर से सभी प्रतिबंध हटा दिए थे? इसी कारण उन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता यानी लिबरेटर ऑफ न्यूज़पेपर्स भी कहा जाता है, या फिर लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ऑकलैंड, एलनबरो, चार्ल्स मेटकैफ या फिर इनमें से कोई नहीं? इजी क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकैफ। टाइम पीरियड क्या था इनका? 1835 से 36, याद रखिएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन इन पे बनता है मोस्टली। एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बताइए कौन सा नहीं सही है मैच्ड? तो बिजनौर आपका काष्ठ कला है। मऊ क्या है आपका? वस्त्र उत्पाद है। शाहजहांपुर क्या है? जरी जरदोजी है। लखीमपुर खीरी क्या है? ये भी सही है, सब सही है ये। निम्नलिखित में से किसने जब्ती प्रथा को स्थगित करके अपने साम्राज्य का 7/10 भाग ठेके, मतलब इजारेदारी पे दे दिया था? जहांगीर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने? शाहजहां ने किया था ये काम, मतलब जब्ती सिस्टम को सस्पेंड किया था। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में कानपुर शहर के बाद सबसे ज्यादा शहरी आबादी है? हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है कानपुर के बाद। मेरठ, इटावा, गौतम बुद्ध नगर या इनमें से कोई नहीं? इसमें से कोई नहीं। देखो आप ना 5 डिस्ट्रिक्ट याद रखना जिसमें सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। गाजियाबाद,
लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ, ये याद रखना सीक्वेंस। निम्नलिखित औरंगजेब के विजय अभियानों को आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली, औरंगजेब्स विक्टोरियस कैंपेन्स। पॉज करके आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो आंसर तो आपका सी हो गया। गुजरात का था आपका 1298 का, ईयर थोड़े याद रखने पड़ेंगे। 1301 का है ये, चित्तौड़ का है 1303 का, और मालवा का है 1305 का। लठ भरवा शब्द ये कौन से ट्राइब से संबंधित है? गोंड, थारू, भूटिया, बुक्सा। रिपीटेड क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो ये थारू जनजाति से संबंधित है, मतलब जो विवाह के टाइम पे ये एक्चुअली विधवा विवाह की प्रथा है थारू में। तो एक बैंक्वेट दिया जाता है, भोज जो दिया जाता है ना, जब किसी विडो की रीमैरिज करते हैं, तो उसको कहते हैं लठ भरवा। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरते आम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की थी? एफएसटी, एमबीटी, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। एफएसटी, मोस्टली डिपार्टमेंट्स इन दोनों के ही हैं। जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से यूपी का देश के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में क्या स्थान है? किसके दृष्टि से? डेकेडल ग्रोथ रेट। डायरेक्ट याद रखना 14th। सही आपको मिलान करना है, पॉज एंड सॉल्व है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल और कहां पे आयोजित हुई थी, बता दीजिए जरा। ए हो जाएगा आंसर। पहली कहां हुई थी? पहली हुई थी राजगृह में, टाइम पीरियड अजातशत्रु का था। और सेकंड हुई थी वैशाली में, काला अशोक था यहाँ पे। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, कौन था? अशोक था। फोर्थ हुई थी कुंडावलन कश्मीर में, यहाँ पे कौन था? कनिष्क। सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। बांध दिए हुए हैं और शहर दिए हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो अहरूरा डैम कहाँ पे है? वाराणसी में है। घाघरा कहाँ पे है? सोनभद्र है। सप्रार कहाँ पे है? सप्रार, आंसर आपका सप्रार हो गया। दिस इज इन झांसी। और बनबासा पीलीभीत। कौन महायान संप्रदाय का प्रमुख दार्शनिक नहीं है? नॉट द मेन फिलोसोफर्स ऑफ महायान सेक्ट। असंग, इत्सिंग, नागार्जुन, ह्यूनसांग। इत्सिंग नहीं है, बाकी है। सही मिलान कीजिए। आपको लेक दिया हुआ है और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, काफी क्वेश्चन पूछता है लेक पे भी। सी हो जाएगा। कोकिला कुंड है आपका मथुरा में, कीर्ति सागर है आपका महोबा में, राजा ताल है आपका सुल्तानपुर में, औंधी ताल है आपका वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेना इसको। बहेड़ा वृक्ष किस तीर्थंकार से संबंधित है? बहेड़ा ट्री। संभवनाथ, पुष्पदंत, अनंतनाथ, मल्लीनाथ। तो ये पुष्पदंत से संबंधित है। देखिए सबसे संबंधित कोई ना कोई पेड़ है, तो संभवनाथ से संबंधित है शाल का पेड़, शाल समझते हैं। और अनंतनाथ से संबंधित है आपका पीपल। मल्लीनाथ से है आपका अशोक। निम्नलिखित में से किसने 1867 में कवि वचन सुधा नाम की मासिक पत्रिका का हिंदी भाषा में संपादन किया था? एक मंथली मैगजीन थी, कवि वचन सुधा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या इनमें से कोई नहीं? तो ये थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। वाराणसी से ये पब्लिश होती थी। नीचे दो कथन दिए हैं, अभी कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है, असर्शन रीजनिंग। 1946 में अगस्त में सांप्रदायिक दंगों में भी बंगाल का क्षेत्र पंजाब की तुलना में ज्यादा शांतिपूर्ण था, मतलब वहां पे पीस ज्यादा था। 1946 के सांप्रदायिक दंगों में बंगाल के लोग सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर शांत रहे थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इसलिए शांत थे। बताइए। आर बिल्कुल गलत है। देखिए 1946 में यहाँ पे कम्युनल राइट स्टार्ट हो गए थे। ये एरिया जहाँ पे रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ हो रही थी, विभाजन वाली रेखा, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम था, वहां पे ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। और बंगाल का जो रीजन था, यहाँ पे गांधी जी की प्रेजेंस थी, वो फास्ट कर रहे थे, बाकी सारी चीजें कर रहे थे, इसलिए ये एरिया ज्यादा शांत था। सुभाष चंद्र बोस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट कौन सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में तीसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। पढ़ लेना, थर्ड इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। ठीक है। डॉक्टर वी नारायणन, ये डायरेक्टर हैं किसके? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के। इनको नया चेयरमैन बनाया गया है इसरो का, स्पेस चेयरमैन और स्पेस सेक्रेटरी। लोकसभा स्पीकर ने पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 लॉन्च किया है। पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने किसके साथ मिलकर? लोकसभा सेक्रेटरीट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है। गलत पूछ रहा है ये, ए गलत हो गया। ए क्यों गलत हो गया? ये दूसरा इंडिया मोबिलिटी
आपका सेकंड है, ये दूसरा है ये, ठीक है, सेकंड, ध्यान रखना। सही आपको मिलान करना है, आर्कियोलॉजिकल साइट और कहां पे वो लोकेटेड है। ए हो जाएगा आपका बंसखेड़ा शाहजहांपुर, हस्तिनापुर मेरठ, हुलासखेरा लखनऊ और देवगढ़ ललितपुर। कौन सा विकल्प सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच कह रहा है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी कॉन्फ्रेंस हुई थी भुवनेश्वर में जनवरी में। थीम था कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस टू डेवलप्ड इंडिया, मतलब विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती, किसको हरा के? केरला को हरा के, 78th एडिशन में। पीएनबी जो है वो पहला इंडियन बैंक बन गया है जिसने इंटीग्रेट किया है क्लेरी 5 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सोल्यूशन। देखो, पढ़ लो इसको फुल फॉर्म। पुराने जो प्रेसिडेंट हैं जिमी कार्टर, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, उनका निधन हो गया 2024 में। वो 40वें राष्ट्रपति थे अमेरिका में। डी गलत है। डी क्यों गलत है? ये 1977 में राष्ट्रपति बने थे और ये 13th राष्ट्रपति, 39 थे, सॉरी 13th नहीं। मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कर, कौन सा टैक्स जो है उसको इमरजेंसी टैक्स कहते थे, आपातकालीन कर था? हिरण्य, वर्तनी, प्रणय, प्रवश्य। पहले तो ये नाम आ जाए तो ध्यान रखना ये टैक्सेस हैं। तो ये प्रणय कर था। कौन सा कथन सही है, करेक्ट कौन सा है, ये पूछ रहा है। अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो सबसे कम जिम्मेदार है ग्रीन हाउस के लिए, ये कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और फ्लोरिनेटेड गैसें जो होती हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह इस्तेमाल हो रही हैं, सबसे प्रबल और लंबे समय तक रहने वाली ग्रीन हाउस गैस है। दोनों ठीक है बातें। ऋग्वेद के 7वें मंडल के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। 7th मंडल कह रहा है ये वशिष्ठ ऋषि से रिलेटेड है, वरुण देवता को ये समर्पित है, इसमें दशराज के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है ये बातें। कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है? अब देखिए, ये कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई है, उनकी लोकेशन पूछेगा ये, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहां पे है? नई दिल्ली। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? ये शिमला में। कितनी बार आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमारा ये गलत हो गया। और नेशनल डेयरी रिसर्च कहां पे है? करनाल में। तो आंसर हमारा सी हो गया इसका। फिर से आपको मिलान करना है इनका, महाजनपद और उनकी राजधानियां दी। बी है आंसर, गांधार की तक्षशिला, थोड़ा आसान है तो क्वेश्चन। मत्स्य की है आपकी विराटनगर, कुरु की है आपकी इंद्रप्रस्थ और कोसाल की है श्रावस्ती। सारे महाजनपद, उनकी राजधानियां कहां पे वो आज हैं, ये पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय जहाज HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो और जय हिंद लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। ही रोट क्विट इंडिया एंड जय हिंद ऑन द वॉल्स ऑफ इंडियन शिप HMIS तलवार। कौन थे ये? डाडोबा पांडुरंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नारायण गुरु, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। वो थे आपके एक भारतीय, जो भारतीय शाही सेना विद्रोह हुआ था, आप जानते हैं नेवल रेटिंग्स जिनको बोलते हैं, उसमें एक सेलर थे BC दत्त, उन्होंने लिखा था ये सब। और कब हुआ था ये HMS रेटिंग्स, कब हुई थी? 1946। क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है कभी लगाने के लिए, तो याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? कुछ मंदिर दिए हुए हैं और वो कहां पे लोकेटेड है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। महामाया मंदिर आपका रत्नापुर में पड़ता है, बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो रायपुर नहीं है, ये रत्नापुर है। विरूपक्ष है आपका हम्पी में, विजयनगर में। कांड्रिया महादेव देव मंदिर है आपका छतरपुर में, खजुराहो MP। और दक्षिणेश्वर मंदिर है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कौन सा कथन सही है, करेक्ट है? ये कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं और उनका ईयर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे फेमा दिया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, सेबी दिया हुआ है 1992, RBI 1934। सारे सही हैं और इंपॉर्टेंट हैं तीनों, याद रखना इनको। क्रोनोलॉजी में, मैचिंग में, कैसे भी पूछेगा। विषम विकल्प ऑड चुनना है, नाइसिन, बायोटिन, थायमाइन, रेटिनॉल। अच्छा क्वेश्चन है, सबके केमिकल नाम पता कर लो और फट से आए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डी है अलग, देखो था, ये क्या है, ये B3 है, बायोटिन क्या है, B7 है, ये क्या है, B1 है, और ये क्या है, विटामिन A है। तो ये B कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये A है। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शिलालेख ओडिशा के गंजम में है? कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो गंजम में? सुपारा, कालसी, जोगाड़ा, येरागुडी। तो ये जोगाड़ा है या जौगड़ है, ठीक है, गंजम में। सुपारा कहाँ पे है? ये है थाने में, महाराष्ट्र। कलसी कहाँ पे है? देहरादून में। येरागुडी कहाँ पे है? साउथ में ही होगा कहीं, करनूल में।
कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये कुछ आपको एक्ट्स और बाकी इवेंट्स दिए हुए हैं, जैसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, मॉन्टेगो ऑगस्ट डिक्लेरेशन, विमेंस यूनिवर्सिटी बनी पुणे में, काकोरी ट्रेन डकैती। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये 1905 का है, आप खुद लगा लो। 1917 मॉन्टेग रिफॉर्म्स, 1916 यूनिवर्सिटी आई, 1925। आसान हो गया क्वेश्चन। बी, कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। देखिए अभी कह रहा है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी क्या टेस्ट करती है? मस्तिष्क, ब्रेन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है? दिल, हार्ट। और इलेक्ट्रो क्यूलोग्राफी क्या करती है? आई, जांच करती है। ठीक है ये तीनों, तो जरा इनको मार्क कर लो। ये आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो तीनों पढ़ लो। जुगाली करने वाले पशुओं में अफारा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो टिम्पनी डिजीज होती है ना, रूमिनेंट समझते हैं, जो चबाते रहते हैं खाना, किस लिए होता है? बैक्टीरिया से, फंजाई से, वायरस से, किससे? इसमें से कोई नहीं। ये होता है कंटामिनेटेड फूड से, मतलब कुछ गलत खा लिया है इन्होंने, मोमोज पिज्जा खा लिया है, उससे होता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने देशी भाषा के माध्यम से ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना तैयार की थी। भारत की आजादी से पहले वर्तमान में कौन सा राज्य उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था? मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कौन सा था? बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा भी आइडिया तो आपको पता होगा। तो ये जो इनका था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, मतलब कहने की बात नहीं है, यूपी था। ठीक है, और ये याद रखना, जेम्स थॉमसन का नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है ये, विलेज एजुकेशन से। डायमीथियोट, इसका निम्नलिखित में से किसके पीले चित्रवण रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है? मतलब येलो मोज़ेक डिजीज किसको होता है जब ये दिया जाता है? मिलेट को, लेमन को, मूंग को, इसमें से किसी को नहीं। तो ये मूंग में बीमारी लगती है तो इससे ठीक होती है। निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल काली ऊन देने वाली नस्ल है? मतलब ब्लैक वूल कौन सी ब्रीड देती है? गुरेज, बीकानेरी, वजीरी, चोकला, ये सब भेड़ की नस्लें हैं। तो चोकला देती है। देखिए गुरेज किसके लिए फेमस है? ये दूध के लिए फेमस है। और बीकानेरी से आपको मिलता है वूल, नॉर्मल वूल। वजीरी से मिलता है मीट, अच्छा। और चोकला से काला वूल। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? प्रयागराज में है, ठीक है। भारतीय विश्व विषाद विज्ञान अनुसंधान संस्थान, मतलब टॉक्सोलॉजी रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, बकरीवाला, मथुरा में है। तो सारे सही हैं ये, तो डी आपका आंसर हो गया। बायोडीजल निम्नलिखित में से किनके बीज से निकाले गए वनस्पति तेलों से निर्मित है? बायोडीजल कैसे मैन्युफैक्चर होता है? किसके बीज का तेल निकलता है? सोयाबीन, रेपसीड, सनफ्लावर, मक्का। तो देखिए इसमें मक्का नहीं है, बस याद रखिएगा, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए बिनौनी क्या है? ये सेब है। पूसा डॉर्फ क्या है? पपाया है। पूसा सौम्य क्या है? केला है। पूसा उर्वशी क्या है? ग्रेप है। गलत क्या है इसमें? सी गलत हो गया। पूसा सौम्य एक्चुअली अमरूद है, गुआवा की प्रजाति है, ना कि केले की। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दो आवश्यक अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथेयोनिन, सिस्टीन एंड मिथेयोनिन के निर्माण में मदद करता है? सल्फर, बोरॉन, कैल्शियम, कॉपर। कौन करता है? तो सल्फर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अंतरिम सरकार 1946 के बारे में बात करा, क्या पूछेगा? पोर्टफोलियो पूछेगा, किसको कौन सा मिला? सारे याद हो गए होंगे अब तक आपको, कितनी बार ये क्वेश्चन करा दिया। तो राजेंद्र प्रसाद से मैं बताती हूँ ना, प्रसाद खाने का सामान है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर, ऐसे याद कर लो। जॉन मैथाई, देखो थोड़ा लग रहा है थोड़े पढ़े लिखे टाइप होंगे, तो इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज याद कर लो, ठीक है जी। और जगजीवन राम आप लेबर से याद कर सकते हैं। सरदार बलदेव सिंह, मतलब सरदार जी हैं, बलवान होंगे, तो ये डिफेंस वाले होंगे। मैंने बता रखी है आपको ये थोड़ी ट्रिक टाइप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। अब देखिए खरीफ, और मैंने हर बार बताया आपको, तीनों को आप डिवाइड कर लो, उनके एग्जाम्पल्स याद कर लो। तो ये सही है सब। खरीफ क्रॉप है आपकी अरहर, उड़द वगैरह, राजमा, और ये सब राबी क्रॉप होती है, सोयाबीन वगैरह जायद क्रॉप होती है। 1947 में गठित प्रारूप समिति की बात हो रही है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है। इसमें डीपी खेतान की जगह कौन आए थे? रिप्लेस करना पड़ा था उनको, तो उनकी जगह कौन आए थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। तो देखिए इसमें से कोई नहीं आए थे, क्योंकि वो आए थे टीटी कृष्णमाचारी। और याद रखना सबके नाम भगवान कृष्ण पे हैं इनके, एक ट्रिक है ये, ठीक है। एक्चुअली इनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए रिप्लेसमेंट हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, नॉट करेक्ट कह रहा है, तो आप पढ़िए एक बार। कार्सिनोमा क्या होता है? ये कैंसर होता है ब्रेन का, ठीक है। ये सार्कोमा होता है कार्टिलेज यानी उपास्थि का कैंसर। लिम्फोमा क्या होता है? लिवर यानी यकृत का कैंसर। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। रिवीजन चल रहा है, बस रिवाइज करते रहो बैठ के, अब ऑटो पायलट मोड पे आ जानी चाहिए पढ़ाई अब तक। गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है, मतलब इकोसिस्टम सर्विसेज को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है। जनवरी 2025 को भुवनेश कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब UIDAI के सीईओ के पदभार को संभाला है। और इंडिया का पहला कोस्टल एक्वेटिक बर्ड सेंसस अभी जनवरी में कंडक्ट हुआ जामनगर गुजरात में। क्या है आंसर? सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ग्रैमिनी कुल का, ग्रैमिनी फैमिली का कौन है इसमें से? कॉटन, जूट, शुगर केन, टबेको। तो आपका गन्ना जो है ना ये ग्रैमिनी कुल का है। कॉटन होता है आपका, आपने पढ़ा होगा, मालवेसिया। जूट होता है आपका टिली केशिया। और टबेको होता है आपका सोलेन सोलेनेसी, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या पूछ रहा है देखते हैं। जनवरी 2025 में आपका जो इंटरनेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी थी मेंस, यूथ और जूनियर स्टेज की, वो जनवरी 2025 में हुई। इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को मतलब कहाँ हुई ये? बेसिकली ये हुई केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। और बांग्लादेश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन किया था। और ये टूर्नामेंट लखनऊ में दूसरी बार हो रहा है। जी नहीं, पहली बार हो रहा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इतना फेमस क्वेश्चन, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कौन सी कंट्री से ये प्रोविजन हमने बोरो किया है? देखते ही आंसर आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, पढ़ने की ही जरूरत नहीं है ऑप्शन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है, करेक्ट बताना है। आर्थिक समीक्षा जो है इस बार का प्रियम्बल उसका क्या है, वो हाईलाइट करता है 25 हाइलाइट्स डीरेगुलेशन एज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, मतलब गैर विनियमन थीम है इसकी। वीपो रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंडिया 6ठे रैंक पे आता है अमंग टॉप 10 पेटेंट फाइलिंग ऑफिसेस ग्लोबली, जो पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालय हैं उनमें। आंसर बोथ आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक ब्लास्टा प्रकार का फल है? ब्लास्टा टाइप ऑफ फ्रूट, मेज, पोमेग्रेनेट, फिग, अंजीर होता है, नाशपाती, पेयर। तो ये आपका अनार है। मेज जो होता है ना आपका, वो होता है आपका कैरियोप्सिस टाइप का, कैरियोप्सिस, याद कर लो इसको। फिग होता है आपका साइकोनोस। और पियर होता है आपका पोम, पोम पियर, ठीक है। फिर से देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, पर ये कह रहा है बेरोजगारी दर जो है 2017-18 जुलाई जून के 6.6% मतलब 6% की तुलना में घट के अब 3.2 हो गया है। मतलब इंडियन लेबर मार्केट इंडिकेटर्स में सुधार है। और 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 26% जनसंख्या होने के साथ भारत वैश्विक स्तर पे सबसे युवा राष्ट्रों में से एक के तौर पे विशेष जनसांख्यिकी अवसर के मुहाने पे है। मतलब स्पेशल डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि जवान बच्चे बहुत हैं। महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने आसान कर्ज, विपणन समर्थन, कौशल विकास, महिला स्टार्टअप्स और समर्थन से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत की है। या फिर इसमें से कोई नहीं? डी है, कोई गलत नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेंगे। देखिए पार्ट्स आ गए अब फट से, और उनको मैच कर दीजिए। अब तो आसान होते जा रहे हैं क्वेश्चन। पार्ट 1 क्या है? संघ और उसका क्षेत्र। 2 क्या है? नागरिकता है। 3 क्या है? 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं ये, सी है आंसर आपका। और 4 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो याद हो ही गया होगा आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज 4 और 4A, और 4A है तो बाद में जुड़ा होगा। बताइए कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से जुड़ा था? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 मतलब फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 के बारे में इनकरेक्ट बताना है। राजकोषीय प्रशासन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग ने अपना पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है लॉन्च किया, मतलब FHI पहला लॉन्च किया है ये नीति आयोग ने।
ये इंडेक्स असेसमेंट करता है फिस्कल हेल्थ का 28 मेजर इंडियन स्टेट्स के लिए, 28 स्टेट्स के लिए, ठीक है। 67.8 के संचय अंक के साथ उड़ीसा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में टॉप पे है, मतलब ये स्कोर है और रैंक 1 है उड़ीसा का। कर्नाटका को व्यय गुणवत्ता और ऋण प्रबंधन में कमजोर प्रदर्शन के कारण गिरावट का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पे पुअर परफॉर्मेंस है एक्सपेंडिचर में, क्वालिटी में और डेट मैनेजमेंट में। आंसर बताएंगे, तो आंसर बी है। कैसे हुआ बी? देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करती है फिस्कल हेल्थ का 18 की स्टेट्स में, 18 स्टेट्स में, सारी स्टेट्स में नहीं कर रही है, ये 18 स्टेट्स में कर रही है, ठीक। तो इसलिए हमारा आंसर ये हुआ है। तो याद रखना, अगर आए तो किसने रिलीज किया, मोस्टली ये पूछेगा इस पे, लेकिन हमने आपको एक स्टेप फर्दर बता दिया है। 81, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। डिजीजेस और किस अंग को वो प्रभावित करता है? आप इन क्वेश्चंस में पॉज लिया कीजिए, खुद से सॉल्व करके फिर आप अपना स्कोर लिखा करो। तो सोराइसिस आप जानते हैं, त्वचा पे वो धब्बे से हो जाते हैं। ट्रैकोमा, आंख में प्रॉब्लम होती है, लाल हो जाती है आंखें। और ट्यूबरकुलोसिस किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को थोड़ी करता है, अग्नाशय को थोड़ी करता है, लंग्स को करता है, ठीक है। और टाइफाइड आप जानते हैं, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो जाता है, टाइफाइड में बुखार आता है, पेट का बुखार भी कहते हैं ना उसको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुवैत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो सेकंड लार्जेस्ट एरिया है मैनग्रोव का, वो गुजरात है। और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है, सबसे बड़ा तीसरा निर्यातक बना है स्मार्टफोन बाजार में। बिल्कुल भाई। विश्व बैंक ने बिहार की राजधानी पटना के विकास के लिए 800 मिलियन का लोन दिया है, वर्ल्ड बैंक ने। तो ये डी गलत हो गया आपका। वर्ल्ड बैंक ने 800 मिलियन का लोन अप्रूव किया है अमरावती के लिए, जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है ना, अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम करके चल रहा है, उसके डेवलपमेंट के लिए, बिहार के लिए नहीं दिया है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, नॉट करेक्ट। भारत सरकार ने 2018 को, ये फिर से वही आ गया, 2018 क्या है, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है क्या? नहीं है। और 2023 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। देखो, नेशनल और इंटरनेशनल फर्क देखना। और 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर किया था। सारे ठीक हैं। ये कैमिलिड्स कर चुके हो, बहुत सारे ईयर कर चुके हो, अब तो आप कई याद हो गए होंगे आपको। नैनो मेडिसिन नाम सुना है आपने? सही चुनना है उसके बारे में। ये कह रहा है, अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रदीप पाइक। तोड़ तोड़ के पढ़ा करो बड़े सेंटेंसेस को। और उनकी एक रिसर्च टीम है, उन्होंने ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस के प्रबंधन के लिए कम लागत वाली, मतलब लो कॉस्ट नैनो मेडिसिन जो है डेवलप की है, ठीक है। ये जो नैनो मेडिसिन हैं ये काफी स्टेबल हैं, मतलब ज्यादा दिक्कत वाली कठोर परिस्थितियों में भी काफी स्थिर हैं। और ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी रोकने में प्रभावी है, मतलब ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें कम होगी। ये नैनो एंटी माइक्रोबियल तत्व अकार्बनिक धातुएं यौगिक हैं, यानी क्या है ये? नैनो एंटी माइक्रोबियल एलिमेंट्स आर इनऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स। इनका साइज क्या है? 3 से 5 नैनोमीटर। आंसर बताएंगे। तो ये आपके सभी सही है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है, आप इसे देख सकते हैं क्वेश्चन को। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल्स पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब तो आपसे सॉल्व हो रहे होंगे क्वेश्चंस, बताओ मुझे कमेंट करके। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बिल्कुल ठीक है। और आपका राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन किस में है? 21A में है। हम कितनी बार पढ़ चुके हैं इसको? तो आंसर डी है। नवीनतम कृषि डेटा 2023-24 के संबंध में आपको सही चुनना है। लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2023-24। अब देखो, नारियल का टॉप मोस्ट उत्पादक, हाईएस्ट प्रोडक्शन कोकोनट का कर्नाटका, कॉफी का कर्नाटका, कॉटन का गुजरात, क्रूड पाम ऑयल का आंध्र प्रदेश। कौन सा सही है? सारे सही हैं, और इनको ना आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। कोकोनट, कॉफी, कॉटन, क्रूड पाम ऑयल, ठीक है। नारियल, कॉफी, कपास, कच्चा पाम तेल। रिवाइज कर लेना इसको। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है, मतलब 4th लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग है। 5वां मांस उत्पादक है। तीसरा नेचुरल रबर उत्पादक है। क्या है आंसर? सही कौन सा है? सही बी है। सब में नहीं होता हर कुछ। मक्का में 6th रैंक है, प्लीज रिपीट, मक्का 6, मक्का 6 ऐसे याद करो। और 5वां है मीट में, और छठा ही नेचुरल रबर में। तो दोनों याद कर लो, मक्का और नेचुरल रबर सेम रैंक है।
बीमा सखी योजना, बीमा सखी स्कीम के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है जो 10th पास हैं। LIC की स्कीम है ये। वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पहले 6 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और मानदेय दिया जाएगा, मतलब उनको स्पेशल ट्रेनिंग और ऑनोरेरियम दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वे LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और स्नातक बीमा सखियों को LIC के विकास अधिकारी की भूमिका के लिए योग्य होने का अवसर भी मिल जाएगा, मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए भी वो आगे जाके कर सकती हैं अप्लाई। तो बी गलत है। इसमें ये बोल रहा है कि उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगा, ऑनोरेरियम मिलेगा पहले 3 सालों के लिए। 6 साल तो काफी लंबा समय हो जाएगा ना। आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है 24-25, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे से कौन सा सही नहीं है। कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत के जीवीए विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 11%। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है। इंडिया मेजर उत्पादक है जूट का। कपास, सिल्क तथा मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व स्तर पे पहले स्थान पे है, ठीक है, कॉटन, सिल्क और मैनमेड फाइबर में। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो है इंडिया की, वो बहुत ही अच्छे से विकास कर रही है, लगभग 15%। गवर्नमेंट सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर, मतलब सेंटर और स्टेट्स का दोनों का मिलाएं तो ये काफी इंक्रीज कर गया है, मतलब 15% से इंक्रीज किया है इसने 21 से 25 तक। आंसर, तो आंसर आपका बी है। तो इंडिया जो है वो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है और सेकंड है ग्लोबली रैंक में, सेकंड। फर्स्ट की स्पेलिंग भी गलत थी, ठीक है ना। निम्नलिखित राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को रामस्तार स्थलों की जनसंख्या के आधार पे, संख्या नॉट जनसंख्या, अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कहां पे कितने हैं। तो देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, उड़ीसा में आपके 6 हैं, MP में 4 हैं, हिमाचल में 3 हैं। तो हो गया रेंज, आसान था ये भी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऐसा है जहां पे कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है? अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, या इसमें से कोई नहीं? तो अरुणाचल में नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर के पूर्ण रूप में T अक्षर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर, देखिए फुल फॉर्म आपसे कौन सी पूछी गई है अब। तो देखिए टेक्नोलॉजिकल है और हम लिख के दे रहे हैं, प्लीज आप पढ़ लीजिए। कॉमन ऑपरेटिंग, शायद आप में से बहुतों को याद ना हो। मशीन, जल्दी लिखिए। पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। रिसर्च की स्पेलिंग गलत हो गई, SEARCH, समझ गए ना, भावना समझ गए। ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन सा संस्करण 2023 में प्रकाशित किया गया? देखिए ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेगा आपसे। कौन सी रिपोर्ट होगी? 18वीं। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में उनके लेंथ के हिसाब से आपको अरेंज करना है। आप थोड़ा इसका अंदाजा चाहिए होगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना। तो नाइजर की आपकी लेंथ है 4200 किलोमीटर में है ये। लेना रिवर आपकी है 4400। कॉन्गो रिवर आप मानिए 47 है 100, और ये है 4350। अभी थोड़ा अंदाजे से क्वेश्चन है, हल्का सा टफ क्वेश्चन है ये। अगर किसी का सही हुआ है तो चॉकलेट का वो आएगा सेलिब्रेशन वाला पैक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? मिजोरम, केरला, तमिलनाडु, गोवा। तो गोवा का है इसमें। निम्नलिखित में से किस प्रमुख द्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? मतलब कौन सा आइलैंड ऐसा है जिसका स्मॉलेस्ट एरिया है? न्यू गिनिया, बोर्नियो, सुमात्रा, मडगास्कर। आपके मैप पे आज ये मार्क हो जाने चाहिए। तो देखिए इसमें से सुमात्रा सबसे कम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक। सबके तो आप याद नहीं रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। सिंपल क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करना है इनमें से। पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो ये बलिया, मऊ, चंदौली, फिर जौनपुर, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। एक उत्तर प्रदेश का मैप आप अपने टेबल, स्टडी टेबल के ऊपर लगा के रखिए जिससे रोज देख सकें आप। अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन कीजिए, ऑड लोकेशन के। मालावी, विनिपेग, हुरॉन, मांटियोबा। तो आप देखिए मालावी कहाँ पे है? ये अफ्रीका का लेक है, और ये सारे कहाँ के हैं? नॉर्थ अमेरिका के हैं। तो हमारा आंसर मालावी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। गलत चुनना है आपको, रॉन्ग ऑप्शन। 76th रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट रहे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रोबोवा सुबियांतो।
डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट लॉन्च की है और एक ऐप लॉन्च किया है जो उनका बैटलफील्ड टूरिज्म इनिशिएटिव चल रहा है उसके तहत। पहले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ईस्टर्न इंडिया की कहां पे इनॉग्रेट की गई है? बंगाल में। और बेंगलुरु का स्टार्टअप है एक वंतारा करके, उसने दुनिया का पहला कमर्शियल सैटेलाइट जिसका नाम है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ये रहा, ये लॉन्च किया है। तो डी है वंतारा। आप जानते हैं ये अभी अंबानी जी के छोटे बेटे का नाम क्या है? अनंत अंबानी का वो है, एलिफेंट्स का पूरा सेंटर बनाया, इतना बढ़िया आलीशान, उनकी शादी का फंक्शंस भी वहां पे हुए थे। खैर, ये आपका है दिगंतरा। दिगंतरा, दिगंतरा ना कि वंतारा। 6 जून 2024 को रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कौन सी राज्याभिषेक वर्षगांठ का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 350th थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, 101। भूमध्य रेखा एशिया में स्थित निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? मैं आपसे हर बार ये चीज कहती हूँ, क्या ज्ञान सर का एक वीडियो देख लो, उसमें कॉन्टिनेंट वाइज सर ने ट्रिक करा रखी है। यूट्यूब पे आप टाइप करोगे ना इक्वेटर ट्रिक ज्ञान सर, आ जाएगा, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिजी, किरिबाती, आपका समोआ या पलाऊ? तो आपका आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। तो जो इक्वेटर है वो एशिया से, अगर देखें हम सिर्फ एशिया की बात करें तो मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती, जिसको ओशियाना भी कहते हैं, इसमें से गुजरता है। और वैसे टोटल 13 कंट्रीज में से गुजरता है। आप में से किसी ना किसी को जरूर कमेंट करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे यानी शोध संस्थान के तौर पे स्टैब्लिश हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे हुआ था। ये था 1956 से 61 का समय। इसी को महालनोबिस प्लान भी कहते हैं। भारत में कोपेन द्वारा डीएफसी कोड कह रहा है जो दिया गया है, उसमें कौन सा स्टेट नहीं आएगा? सिक्किम, अरुणाचल, असम या इसमें से कोई नहीं? तो ये डी हो जाएगा इसका। डीएफसी में ये तीनों ही आते हैं, कुछ पार्ट असम का आता है और ये दोनों आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फेमस फोक डांस है पुडुचेरी का। राउत, दुमहल, चेराऊ, गड्डी? तो ये गड्डी है आपका। राउत है आपका छत्तीसगढ़ का, दुमहल आपका जेएनके में डांस है, और चेराऊ आपका है मिजोरम का। ये सभी फोक डांसेस दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर से बहने वाली किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे कम है? कैचमेंट एरिया सबसे कम है? धांधार, काली नदी, सरस्वती या भारतपुंजा? तो इसमें से सरस्वती का सबसे कम है, ये 2029 है स्क्वायर किलोमीटर्स में। 106। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। फोक, म्यूजिक और स्टेट दिया हुआ है, देखेंगे। बाउल कहाँ का है आपका? बाउल है आपका असम का, वेस्ट बंगाल का और त्रिपुरा का। आल्हा है आपका एमपी का, तो आंसर हमारा बी हो गया। आल्हा इज फ्रॉम एमपी। मांड आपका राजस्थान का है और भावगीत है आपका कर्नाटक का और महाराष्ट्र का भी होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र सबसे उत्तरी है? मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया जो सबसे नॉर्थ में है। तो आपको इन सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये ए हो जाएगा। अगर हम नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो खम्मान आपका तेलंगाना, बलारी आपका कर्नाटका, फिर टुमकुरू आपका कर्नाटका और सालेम आपका तमिलनाडु में है। तो ये लगे हुए हैं नॉर्थ से साउथ। किस योजना के तहत 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की परिकल्पना की गई थी? टू डबल द पर कैपिटा इनकम इन 15 years एंड ट्रिपल द नेशनल इनकम ड्यूरिंग दिस पीरियड। सर्वोदय के टाइम पे, बॉम्बे स्कीम के टाइम पे, गांधीयन स्कीम के टाइम पे या पीपल्स प्लान के टाइम पे? तो ये बॉम्बे योजना के टाइम की बात है, 1944। कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है। ये कुछ योजनाएं दी हुई हैं और वो कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पे आई थी। तो देखिए, इंदिरा आवास योजना आपकी, इसमें से अगर हम आंसर देखें तो सिर्फ तीसरा सही है। 7th 5 ईयर प्लान के टाइम पे ये आई थी। ये भी 7th 5 ईयर प्लान के टाइम पे आई थी। टाइम पीरियड है 1985 से आपका 90। और इंदिरा आवास की मैं बात करूं तो 1985 की है ये,
जवाहर रोजगार 1989 की है और रूरल सैनिटेशन वाला आपका 1986 का है। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नहीं कनेक्ट करता है किस मेट्रो सिटी को? चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। हैदराबाद को नहीं करता है, 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। नवीनतम रैंकिंग के अनुसार यूपी ने भारत में कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? किसमें कह रहा है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड किया है, तो ये काफी अच्छा पोजीशन है। इट्स अ वेरी बिग लीप। 2023 में 5वें पे था, तो अब इंप्रूव कर गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, बात हो रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? इंडिया का रैंक, पहले 3 रैंक, हर रिपोर्ट का आपको यही याद करना है। पहला गलत हो गया। इंडिया का रैंक है 129वां, 129th, और टॉप वाला देख लीजिए, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। सारनाथ शिलालेख में किस कुषाण शासक की उपलब्धियों का जिक्र मिलता है? अचीवमेंट्स ऑफ विच कुशन रूलर? वासुदेव, वशिष्ठ, हुविष्क, कनिष्क। तो ये कनिष्क का जिक्र आपको यहाँ पे मिलता है। ग्रेटेस्ट कुषाण किंग माने जाते हैं, 23 साल तक इन्होंने रूल किया था। बुखारा से इनकी राजधानी शुरू होती थी उज्बेकिस्तान से, और पामीर्स तक, पटना तक, सेंट्रल इंडिया, साउथ तक इनकी जाती थी। किस आर्टिकल के अंडर अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए हुए? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 30, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में खबरों में रही 2 बच्चों की नीति, मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी, इसके बारे में आपको सही बताना है। तो यूपी का जो लॉ कमीशन है उसने ड्राफ्ट प्रपोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके स्टेट गवर्नमेंट के साथ 2021 में। इस ड्राफ्ट के हिसाब से जो कपल्स हैं जिनके 2 बच्चों से ज्यादा हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सरकारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और सरकारी नौकरियां, उसमें उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोथ आर करेक्ट। गलत चुनना आपको, रॉन्ग। हाल ही में यूपी कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को अनुमति दे दी, जिसमें लागत 750 करोड़ रुपए आनी है। म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन अयोध्या। उत्तर प्रदेश में धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु स्थित कृषि फर्म किसान क्राफ्ट लिमिटेड विश्व बैंक के जल संसाधन समूह की न्यून मीथेन चावल परियोजना में शामिल हो गया है, जो बैंगलोर की एक एग्रीकल्चरल फर्म है किसान क्राफ्ट। इसने वर्ल्ड बैंक का वाटर रिसोर्सेज ग्रुप ज्वाइन कर लिया है टू प्रमोट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ पैडी इन यूपी। तो कोई गलत नहीं है इसमें से। कौन सा कथन सही है? करेक्ट कौन सा है पूछ रहा है। 30 जुलाई 2024 को यूपी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक पारित किया, जिसे यूपी विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक नाम दिया गया है। नाम क्या है? उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल। और यूपी के बरेली जिले का भड़तौल गांव राज्य का पहला गेस्ट हाउस वाला गांव बन गया है। भड़तौल विलेज जो है वो पहला विलेज बन गया है जहां पे गेस्ट हाउस होगा। सही है दोनों। कौन सा गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। यूपी वन विभाग की 2024 की ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट के हिसाब से मैनपुरी वन प्रभाग में सारस क्रेन सबसे ज्यादा है मैनपुरी फॉरेस्ट डिवीजन में। यूपी गवर्नमेंट सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ए हेल्प कार्यक्रम के तहत 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित करेगी। पशु सखी आए किसी से तो आपको पता चलना चाहिए किससे रिलेटेड है। ए हेल्प करके आएगा इसमें। क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आपका दूसरा क्यों गलत हुआ? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए 2,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ए हेल्प एजेंट्स की मदद से। ठीक है, और टारगेट ये है कि 10,000 एजेंट्स बना लिए जाएं 2 सालों में। 119th वाराणसी और लखनऊ के जीआई टैग उत्पाद के बारे में आपको बताना है। सही। तो वाराणसी की पवित्र मिट्टी से बनी लक्ष्मी गणेश की अद्वितीय मूर्तियों के लिए जीआई रजिस्ट्रेशन का आवेदन किया गया है, मतलब अभी अप्लाई किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ के क्ले क्राफ्ट और मेरठ के प्रसिद्ध बिगुल को भी जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए चेन्नई स्थित रजिस्ट्री कार्यालय जो है उसमें भेजा गया है। और वाराणसी अब सबसे बड़ा जीआई सेंटर बन जाएगा कंट्री का, मतलब 32 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग रिसीव्ड है यहां से। सभी सही हैं।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइकिल चलाने के लिए स्कूली बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य करते हैं? बताइए, स्कूटी बाइक पे तो लगा नहीं रहे लोग आजकल। मिर्जापुर, झांसी, अलीगढ़, गोरखपुर। बहुत ही अच्छी पहल है ये, तो मिर्जापुर में कर दिया है। ठीक है, तो अब बस करना पड़ेगा आपको ऐसा पूरा, वहां पे हैं अगर आप तो। सही कथन चुनिए। खदान मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2024 में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बन जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने साइबर पीस के साथ मिलकर डिजिटल शक्ति केंद्र, इसका उद्घाटन किया है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत का पहला संविधान संग्रहालय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी परिसर में ही स्थापित करेगा। आंसर ये भी सभी सही है। कौन सा सही है पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 5 अगस्त 2024 को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 और फसलों की खरीद के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। मतलब 10 और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे वो एमएसपी पे। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 2 नए मोर अभयारण्य, बात हो रही किसकी, पीकॉक सेंचुरीज की। कर्नाटक में आपका है आदि चुंचनगरी और केरल में है चुलननूर, इसकी स्थापना के लिए मंजूरी दी है। आंसर दोनों सही है, और ये ध्यान रखना पीकॉक सेंचुरीज कहां कहां खुल रही हैं। कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 जुलाई 2024 को लखनऊ में आयोजित भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इंडियन नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, इस कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती के संवर्धन हेतु सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। संजय गांधी पीजीआई लखनऊ उत्तर प्रदेश में यूपी का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, इसकी शुरुआत की गई। तो ए और बी दोनों सही हैं। कौन सा सही है पूछ रहा है। 17 जुलाई 2024 को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जुगनॉथ ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र, मतलब इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहां पे स्टैब्लिश हुआ है, मॉरिशस में। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स के मल्टीसिग वॉलेट ने $230 मिलियन रुपए की चोरी कर ली। बताइए, देख रहे हैं आप, दोनों सही हैं। जमाना कैसा चल रहा है, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है इसमें। तो भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपियन संघ ने सैन डियागो में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान घोषित बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस लॉन्च किया है। किस किसने किया? इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएस ने। सैन डियागो में, पता चलना चाहिए आपको सैन डियागो कहां पे है। सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद हरियाणा में जल्दी एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पता चला है कि शायद यहाँ पे टाइगर्स हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में घोड़बंदर गांव में स्थित घोड़बंदर किले में जीर्णोद्धार के समय एक छिपे हुए भूमिगत कक्ष का पता चला है। क्या मिला है? एक फोर्ट मिला है, अंडरग्राउंड चेंबर मिला है वहां पे। 26 मई 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जलवायु परिवर्तन, विस्थापन एवं गरीबी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए देशों की मदद को लेकर $7 अरब राशि जुटाने के लिए नया निवेश दौर एक स्टार्ट किया है। इन्वेस्टमेंट राउंड रेस किया है इन्होंने नया। क्या पूछ रहा है ये, क्या हो जाएगा आंसर? तो 125 का आपका आंसर हो जाएगा बी। अब देखेंगे इसको ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, नया एविडेंस, जो नया टाइगर रिजर्व, इनकरेक्ट है, सिर्फ बी। जो नया टाइगर रिजर्व है वो यूपी में खुलने जा रहा है। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी की 50वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बन के आएगी। 50वीं टाइगर रिजर्व, सॉरी, ये लारमपुर, श्रावस्ती, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। ठीक है, तो ये हरियाणा में नहीं है, इसी से आपको पता चलना चाहिए था। 17 जून 2024 को भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने चेक इन सामान के लिए भारत की पहली सेल्फ सर्विस बैकड्रॉप प्रणाली, इंडिया फर्स्ट सेल्फ सर्विस बैकड्रॉप सिस्टम शुरू किया है? कौन से हवाई अड्डे ने शुरू किया है? तो ऑब्वियसली दिल्ली एयरपोर्ट ही करेगा ऐसा, टोरंटो के बाद, मतलब टोरंटो के बाद इंडिया कर रहा है इस काम को, तो ये काफी अच्छी बात है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की अनुमति दी है? कहां दी है? चित्रकूट, कानपुर, प्रयागराज, अमेठी। तो ये चित्रकूट में दी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ड्रोन्स बनेंगे, हेलीकॉप्टर्स बनेंगे, बाकी तोपें बनेंगी, काफी कुछ चीजें बनेंगी। ये गांव है आपका, गांव का नाम भी याद रख लो, खुटरिया। रीजनिंग के सवाल हैं, अब लगा जाओ फटाफट से। मिसिंग नंबर पूछ रहा है इसमें, तो मिसिंग नंबर आपका बी है। इसमें आपसे पूछ रहा है, एक गलत नंबर दिया हुआ है 129 में। सॉल्व किया करो इनको बैठ के अच्छे से, तो सब लग जाएंगे आपके क्वेश्चन। 496 ऑड चुनना है आपको इनमें से।
ABCD पूरी लिख लिया करो, उसके नीचे नंबरिंग लिख लिया करो, तो ये आपका ए हो जाएगा। MIGE की जगह होना चाहिए NJGE। अब फिर से ये डिक्शनरी में अरेंज करने हैं, आपको बताना है कौन सा ठीक सेकंड प्लेस पे आएगा। अबहॉर, अब्स्टेन, अब्रेसिव, एब्जेक्ट, तो एब्जेक्ट आएगा। ऐसे कितने टी हैं जिनके ठीक पहले बी है और ठीक बाद में एल है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो एक है ऐसा। कौन सा शब्द सर्वाइवल से नहीं बन सकता है? सर्वाइवल से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? सिल्वर नहीं बन सकता। नारियल छिलका, कोकोनट शेल, ऐसे ही लेटर, पत्र किससे संबंधित होगा? एनवेलप, लिफाफा। मैट को ये लिख रहे हैं तो स्वेट को क्या लिखेंगे? तो स्वेट आपका 19235120 हो जाएगा। गुलाम वंश के शासनों को उनके कार्यकाल के अनुसार आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो ये आप कहेंगे जीएस का भी क्वेश्चन है मैम ये तो, है ना? तो बिल्कुल आप ठीक कहेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 से 1210। रजिया आरम शाह हैं फिर आपके 1210 से कब तक हैं? अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए ये सब। रजिया सुल्तान है आपके 1236 से थी ये 1240 तक, और इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। अभी कितने आयत मतलब कितने रेक्टेंगल्स इसमें दिए हुए पूछ रहा है आपसे, तो 36 रेक्टेंगल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। संडे शब्द को आप दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तो कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो सेम दिखाई देंगे आपको? 3 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो सेम दिखाई देंगे। कौन शेष 3 से भिन्न है? मस्टर्ड, कॉटन, पीस, सेसमे, तो बी हो जाएगा। कॉटन अलग हो जाएगा, बाकी सब सेम है। कौन एक अलग है, ऑड कौन है? केप टाउन, प्रिटोरिया, डर्बन और ब्लूमफॉन्टेन, सी हो जाएगा। देखिए डर्बन, केप टाउन, प्रिटोरिया ये सब कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की अलग अलग, और डर्बन एक शहर है साउथ अफ्रीका में, ठीक है? तो यहाँ हमारे 140 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सामान्य हिंदी के मॉक टेस्ट में हम एक बार फिर से उपस्थित हैं 60 प्रश्नों के साथ। तो आइए इसे आरंभ करते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द है, ध्यान से देखिए। दिया है आंख, सबके पास होती है, तो इस शब्द का उचित पर्याय क्या है? आंख एक ज्ञानेंद्रिय है, इसके सहारे आप चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब इसमें 4 विकल्प है, पर्यायवाची आपको ढूंढना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ एक करेक्शन कर लीजिए, द्रुम होता है, द्रुम नहीं होता है। तो दृग, ये जो शब्द है दृग आंख का पर्यायवाची है। बाकी द्रुम, मंडन और आभरण ये जो शब्द हैं ये आभूषण के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रश्न संख्या 2, खार और मत्सर ये शब्द समानार्थी हैं आपस में, इनके लिए पर्यायवाची आपको बताना है। ईख दिया है, ईर्ष्या दिया है, इच्छा दिया है और इशारा दिया है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? ईर्ष्या हो जाएगा। एक मुहावरा आप अक्सर सुनते हैं, खार खाए बैठा है, खार खाए बैठना, यानी ईर्ष्या में जलना या कुढ़ना। तो ये ईर्ष्या से तात्पर्य है। आगे चले, उद्धत और क्रमेलक ये 2 भिन्न शब्द हैं, 2 अलग शब्द हैं, ठीक है? तो उद्धत और क्रमेलक इन दोनों शब्दों के लिए आपको बताना है पर्यायवाची। 2 भिन्न भिन्न पर्यायवाची आपको बताने हैं। यहाँ कुछ उतावला और उत्सुक दिया है, उपयोगी और ऊंट दिया है, यही कॉम्बिनेशन है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए उद्धत का मतलब होता है उतावला, बेचैन, जिसके अंदर उद्विग्नता भरी हुई है। तो इसमें उतावला वाला ही सही होगा। अब इसमें से आप 2 विकल्प तो कम से कम बाहर कर ही सकते हैं, उपयोगी वाला छट जाएगा क्योंकि वो होने से रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रमेलक का पर्यायवाची या क्रमेलक का असल अर्थ क्या है? तो क्रमेलक यानी आपका कैमल, कैमल माने ऊंट, तो यहाँ पर ऊंट को लगा लीजिए। तो उतावला और ऊंट वाला जो विकल्प है वो सही। प्रश्न संख्या 4, कभी कभी लगता है कि अंग्रेजी वाले जो हैं वो हिंदी की ही जो शब्द वर्तनी है उसी के आधार पर अपने शब्दों को गढ़ते हैं। सिर्फ एक मजाक है, ये दोनों 2 भाषाएं हैं और अलग अलग क्षेत्रों में पनपी है, लेकिन कैमल और क्रमेलक का कॉम्बिनेशन अच्छा है और जाहिर सी बात है कि संस्कृत प्राचीन भाषा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं चौथे प्रश्न को, ऐक्य और अभेद, इन शब्दों के पर्याय आपको बताने हैं। दोनों का अर्थ एक ही होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अभेद है, अभेद्य नहीं है। अभेद्य एक भिन्न चीज होती है। वो द्य जब बनाया जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज जो है उसे छेदा नहीं जा सकता है, उसके पार नहीं जा सकते, आप उसे तोड़ नहीं सकते। कहते हैं कि अभेद्य किला है, अभेद्य सुरक्षा है, यानी उसे कोई तोड़ नहीं सकता है।
तो यहाँ अभेद से तात्पर्य, भेद मतलब अंतर, और अभेद यानी जिसमें कोई अंतर ना हो। इसके लिए हमें पर्यायवाची ढूंढना है, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, एकता का ये पर्यायवाची। एकता मतलब एकजुट हैं सब लोग, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तो उसे ही अभेद कहा जाएगा। उसी के लिए ऐक के शब्द का इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछ रहा है कि ओष्ठ के लिए उचित पर्याय क्या होगा, बताइए। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब आपके होठ। तो अब यहां दिए हुए विकल्प देख लीजिए, रदछद दिया है, तिरोहित दिया है, क्षुद्र दिया है, तुहिन दिया है। सारे शब्दों के अर्थ भी पता होने चाहिए, विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कहीं भी, किसी भी कोचिंग संस्थान का या कहीं से भी आपने लिया है, तो जो 4 विकल्प आपके दिए हैं उन पर भी एक बार विचार अवश्य कीजिएगा, न सिर्फ हिंदी में बल्कि बाकी विषयों में भी। और ये देख लीजिएगा कि आपको वो विकल्प आते हैं, उनसे संबंधित जानकारी आपके पास है अथवा नहीं, और अगर नहीं है तो उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करके कहीं नोट कर लीजिए। वो एक वैल्यू एडिशन का काम करता है और मॉक टेस्ट की एनालिसिस वहीं से आपकी काम आती है। तो ठीक है, यहां देखिए आप कौन सा होना चाहिए, रदछद हो जाएगा। रद मतलब होता है दांत और छद मतलब ढकने वाला, आच्छादित करने वाला। तो दांतों को कवर करके रखने वाला होठ होता है, जो कि चेहरे की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। बाकी जो इसके उपयोग हैं वो तो है ही है, लेकिन एक सुंदरता बढ़ाने वाला भी इसका दृष्टिकोण है। अब कल्पना करिए आपके होठ न रहे, तो बिल्कुल जैसे वो भूतिया खोपड़ी होती है, कंकाल, तो स्कल का क्या होता है, दांत जबड़े सब दिखाई देते हैं बढ़िया, तो वैसे ही अपना भी दिखाई देगा। बाकी तिरोहित का मतलब होता है गायब हो जाने वाला, और मतलब जो चीज गायब हो गई है, जैसे कहें कि प्रसन्नता उसके चेहरे से तिरोहित हो चुकी है, यानी गायब हो चुकी है। क्षुद्र मतलब छोटा, तुच्छ, और तुहिन मतलब होता है ओस। ओस की बूंदों को तुहिन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहा है कि मनमथ का मतलब क्या है। मनमथ, थोड़ा सा इसे स्थिर भाव से पढ़ेंगे तो इसी में अर्थ निकल आएगा। मन यानी अपना मन, मस्तिष्क, और मथ मतलब मंथन करने वाला, मन को उद्विग्न करने वाला, मन को स्थिर न रहने देने वाला, बेचैन करने वाला। तो मन को बेचैन कौन करता है, अंदर की जो कोमल भावनाएं हैं, और कोमल भावनाओं को ही हम प्रेम कहते हैं। और प्रेम के देवता कौन है, तो प्रेम के देवता है कामदेव। ऐसे कनेक्शन बड़ा इसमें आप बना लीजिए। मनमथ कहा जाता है कामदेव को, और मनोज भी कहा जाता है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तो मनमथालय आम के फल को कहा जाता है। यहाँ एक और शब्द आपको बताया जा रहा है, आप जानते भी होंगे, मनमथालय यानी ऐसा फल या ऐसी चीज जिसमें कि कामदेव का निवास है, कामदेव उसमें विराजमान है, या मन को मथने वाला वो चीज है। तो जो आम का बौर होता है और आम के फल होते हैं वो बड़े सुगंधित होते हैं, तो उनकी भी जो सुगंध है वो लोगों को बेचैन कर देती है। तो मनमथालय उसको कहा जाता है, और मनमथ कहा जाता है कामदेव को। बाकी कुबेर के लिए अलकाधिप, कैलाशनाथ, शिव सखा और है वाहन, इस तरह के बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। एकाक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इनकी एक ही आंख थी और बड़े कुरूप थे। तो बाद में ये तपस्या करते हैं और उसके बाद वरदान स्वरूप इन्हें देवताओं का खजांची बना दिया जाता है। ये रावण के भाई थे और रावण इनसे पुष्पक विमान को छीन लिया था। कुत्सित का मतलब क्या होता है, कुत्सित मतलब जिससे कि घृणा की जाए, जिसे देखकर आपको घिन आए, और किरण का मतलब आप जानते ही हैं। ठीक है, 7वां देखिए। अब यहाँ भी वही जो 4 विकल्प यहाँ थे उसी में से दे दिया है। गर्हित, गर्हित का मतलब क्या होता है बताइए। आम बोलचाल में हम लोग कह देते हैं कि तुम निहायत ही गिरे हुए इंसान हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो गिरा हुआ जो शब्द है ना, ये हिंदी में बन गया है, शब्द नहीं पूरा सेंटेंस बन गया है, ये गर्हित से ही आया हुआ है। मतलब एकदम गिरे हुए, निम्न कोटि के हो, घृणा करने लायक हो। तो गर्हित हम उसको कहते हैं जो कि घिनौना होता है, जिसे देखकर घिन आती है। ठीक है, और पीछे हमने कुत्सित देखा है, कुत्सित भी इसी का समानार्थी है। 8वें नंबर के प्रश्न में कुछ वाक्यांश और पर्यायवाची का एक मिक्सचर दिखाई दे रहा है, ये ब्लेंड करके दिया हुआ प्रश्न है। आप पढ़ते हैं कि जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं है तो वह अवीरा है। तो कुछ लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि भाई पुत्र और पति नहीं है, यानी उसका परिवार किसी कारणवश उसका साथ छोड़ चुका है, अनाथ है, तो उसको अवीरा कहा जाएगा। नहीं, अवीरा शब्द का उचित अर्थ क्या है? अवीरा का मतलब है इंडिपेंडेंट वुमेन, जो आत्मनिर्भर महिला है उसको अवीरा कहा जाता है। वो अविवाहित और अपने ऊपर निर्भर भी हो सकती है। ठीक है, मतलब पुत्र पति का भरोसा नहीं है। पहले के समय से ऋग्वैदिक काल में तो दशा ठीक थी, बाद में दशा बिगड़ती है, तो स्त्री को पति के अधीन और उसके बाद पहले पिता के अधीन, उसके बाद पति के अधीन और अंत में बुढ़ापे में पुत्र के अधीन कर दिया जाता था। यानी यही 3 इसके भरतार हैं, यानी पालन पोषण करने वाले हैं, नहीं तो ये भूखों मर जाएगी, है ना। तो वो स्थिति अब नहीं रही है, तो अवीरा जो है वो उनका समय आ चुका है। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको वाक्य में प्रयोग करके। तो इंडिपेंडेंट वुमेन से तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर बहादुर, इंडिपेंडेंट वुमेन क्या होती है? बहादुर होती है, बोल्ड होती है। ठीक है, इसके बाद आगे चले। आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को समझ लीजिएगा।
तो आरसी का उचित पर्याय क्या है? अब यहाँ दुविधा, दर्प, दास और दर्पण दिया है। तो आरसी जो है ये मुंह देखने वाला शीशा होता है। हाथ में कंगन है तो फिर आरसी की क्या आवश्यकता है? कुल मिलाकर यहाँ आप देखेंगे दर्पण से तात्पर्य है, लेकिन दर्पण भी कैसा? तो दर्पण उस तरह का जो कि छोटा सा हो, मतलब जैसे मुंह में होठों पे आपने लिपस्टिक लगाई हुई है तो वो बिगड़ गई, तो आपके श्रृंगारदान में छोटा सा दर्पण है, आपने देख के ठीक कर लिया, ऐसे होता है। या काजल ठीक करने वाला छोटा सा शीशा होता है, गांव में उसको बनरमुहा शीशा कहते हैं। तो ये मजेदार इसके लिए शब्द था। कुल मिलाकर इसे आरसी कहा जाता है। और पहले के समय में क्या होता था, राजा महाराजा जो होते थे उनकी महारानियां श्रृंगार उन्हें एड़ी से चोटी तक करना होता था, तो उनके वस्त्रों में ही या अंगूठियों में ही जो है ना वो दर्पण जड़े होते थे। बड़े बड़े नग वाली अंगूठियां पहनती थी, आपने फिल्मों में देखा होगा। और उसमें जो नग जड़े होते थे वो स्वयं में दर्पण होते थे, तो चेहरा उसी में दिख जाता था। ठीक है, अब आगे चले। यहाँ देखिए, खद्योत और उड़ू या उड़ुगन, इसका उचित पर्याय आपको बताना है। निर्बल दिया है, नक्षत्र दिया है, नित्य दिया है और पान दिया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? खद्योत अर्थात नक्षत्र। ठीक, इसके बाद आप देखिए 11वें को, और उड़गन भी उन्हें ही कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, दो पर्यायवाची आपने देखा और उसका जो असल अर्थ होता है वो नक्षत्र के तौर पर बी वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है। और आमतौर पर ये नक्षत्र शब्द जो है ये तारों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नक्षत्र एक भिन्न चीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तारों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। पूछा गया, अब 11वें से मामला चेंज हो गया है, अभी हम तद्भव तत्सम को देखने वाले हैं। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? कृसर, अवश्याय, सौरी, यवनिका। तो आप अब इसमें देख रहे हैं कि सौरी शब्द जो है ये आपका तत्सम नहीं, ये तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम है। कृसर मतलब होता है खिचड़ी, अवश्याय अर्थात ओस, और यवनिका अर्थात अजवाइन को कहा जाता है। लेकिन सौरी ये शब्द जो है, गांव में जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो कुछ समय के लिए वो सौरी में रहती थी, पहले के समय में होता था। अब तो हॉस्पिटल में सारी चीजें होती हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन ये जापा पढ़ना या फिर सौरी पढ़ना कहा जाता था। घर में एक तरह से अशुद्धि हो जाती थी, लोग मानते थे, ये सब मान्यता है। तो ये सौरी शब्द जो है ये प्रसूति गृह से बना हुआ है, जहां पर प्रसव का काम हुआ था और बच्चे और माता को वहां पर रखा गया। तो प्रसूति गृह शब्द जो है वो तत्सम है, सौरी उसी का तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। तो हमारा जो सी वाला विकल्प है वो सही है। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। 1 दर्जन प्रश्नों को हमने देखते ही देखते हल कर लिया। क्या बात, सुष्ठिका दिया हुआ है। सुष्ठिका एक तत्सम शब्द है, पढ़कर ही मालूम हो रहा है भाई, तालब विषय है, मूर्धन्य विषय है, तो तत्सम ही हो सकता है। अब इसमें आपको तद्भव बताना है। तद्भव देखिए और बताइए। 60 होगा, सृष्टि होगा, सूंठ होगा, 7 होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सूंठ हो जाएगा। सुष्ठिका सूखी हुई, ये सूंठ को कहा जाता है। और सूंठ क्या होती है? सूखा हुआ अदरक होता है। बाकी 60 को षष्ठी कहा जाता है, षष्ठी कहा जाता है। ठीक है, 60 को षष्ठी कहा जाता है। चलिए अब आगे चलें। यहां पर पूछा है कि कौन सी तद्भव तत्सम की जोड़ी गलत है। जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है। तो अभी दिया हुआ है साझा का सायम, सायम या साँझ कह लीजिए, और साँझ जो है वो एक तद्भव शब्द है, सायम उसी का तत्सम है। शनिचर का दिया है शनैश्चर, सतसई का दिया है सप्तशती, और सिकड़ी का दिया है श्रृंखला। ठीक है, और श्रृंखला शब्द को जरा शुद्ध कर लीजिएगा। श्रृंखला को आप या तो ऐसे लिखिए, ठीक है, और नहीं तो फिर आप ऐसे लिखिए। ये दोनों तरीके परफेक्ट हैं, लेकिन ये जो तरीका है इसमें एक और डंडा लगाया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल ये संशोधन कर लीजिए। अब यहां बताइए गलत कौन सा है। तो गलत इसमें से कौन सा है? ये वाला, साझा और सांझ। साझा जो शब्द होता है ये तद्भव है निसंदेह, और इसका तत्सम होगा सांझ। सांझ यानी आपका भी अंश हमारा भी अंश, हमने भी थोड़ा योगदान दिया, आपने भी थोड़ा योगदान दिया, और दोनों को कंबाइंड कर दिया गया, तो ये हो गया म्यूचुअल यानी साझा। ठीक है, बाकी सारे सही है। शनिचर कहा जाता है, शनिचर को आए, शनिवार को आए। शनैश्चर होता है, शनैश्चर यानी जो शनै शनै चल, माफ कीजिएगा, जो शनै शनै चल रहे यानी चलता रहे। तो शनिदेव क्या है, ये इनकी जो गति है ये काफी धीमी होती है, धीमी गति से ये चलते हैं। आप देखते हैं ढैया 7.5 मतलब 2.5 साल, 7.5 साल, ऐसे लंबा लंबा इनका चक्र चलता है। तो ये जो धीमी रफ्तार है इसकी वजह से इनका नाम पड़ा हुआ है शनैश्चर। बाकी सतसई कहा जाता है, जैसे बिहारी सतसई है, दोहा सतसई है। सप्तशती मतलब 700 दोहों का समूह होता है, और सिकड़ी और श्रृंखला तो इसमें कॉम्बिनेशन बन ही रहा है। तो फिलहाल हमने ए को चुना। यहां देखिए आप 14वें प्रश्न को, हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाता है। ठीक है, अब यहां तत्सम रूप इसका बताना है आपको, दिया हुआ है कई तरह से।
और इतने मजेदार विकल्प हैं कि आपको पढ़कर हंसी आएगी। फिलहाल इसमें ए वाला सही है, पहचानना आसान था। वेषण, वेषण होता है, ठीक है, वेषण होता है। आगे चले, प्रश्न संख्या 15 पूछा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। रंजन, सलाख, लोमशा और किंकर। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो शब्द है ना, शलाख या सलाख, ये निश्चित तौर पर तद्भव है। तद्भव में हालांकि तालव्य का प्रयोग भी कम ही होता है, लेकिन यहाँ आया है और ये तद्भव शब्द है। शलाक का क्या होता है? शलाका, शलाका होता है, ठीक, शलाका मतलब छड़ी या छड़ जो होती है उसको कहा जाता है। बाकी रंजन मतलब रंगना, किसी चीज को रंग रहे हैं तो ये रंजन। वैसे ही लोमशा कहा जाता है लोमड़ी को, और किंकर कहा जाता है भृत्य या दास को। आगे चले, आप 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अचकन दिया है, अचल दिया है, आंचल दिया है और किनकी दिया है, बताएं। 3 शब्द तो तद्भव है, वो स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है, लेकिन आंचल शब्द ये तद्भव नहीं, तत्सम है, ठीक है। आंचल तत्सम शब्द है। अचकन को कहा जाता है कंचुक। अछल जो है इसकी जगह अच्छल होगा, और किनकी की जगह होना चाहिए था, मतलब होना क्या चाहिए था, इसका तत्सम होगा कणिका, ठीक है, किनकी का कणिका। नेक्स्ट, बीड़ा और बेधर्म। अब इसका आपको तत्सम बताना है। दोनों जोड़े में दिया है तो जोड़े में ही यहाँ विकल्प भी चुनना है। अब देखकर बताइएगा, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बीड़ा और बेधर्म। अब बेधर्म का क्या होगा? बेधर्म, बे मतलब बिना, धर्म, धर्म आप जानते ही हैं, तो धर्म के बिना, अर्थात विधर्मी जिसको हम कहते हैं या अधर्मी कहते हैं। तो अधर्मी तो यहाँ दिया नहीं है, विधर्म दिया है, तो विधर्म वाले विकल्प को चुनेंगे। और विधर्म वाला विकल्प सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही है, नहीं 2 है, 2 विकल्प है, यानी 2 तो गए। बी और डी वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। हाँ, अभी इसमें से ए और सी में से बताइए कौन सा होगा। तो इसमें से आपका बीटक और विधर्म हो जाएगा। बीड़ा यहां पर वो बजाने वाली वीड़ा नहीं, ठीक है, ये बीड़ा पान का बीड़ा जिसको कि बीटक कहा जाता है, उससे तात्पर्य। तो ये बीटक और विधर्म से तात्पर्य है। ए वाला इसमें से अपना सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले वाले को देखिए। 18वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। हरड़, संदेशिका, समेटना और 27। संदेशिका, संदेशिका जो आपने देखा ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। सणसी को कहा जाता है। अब तो सणसी का उपयोग उतना नहीं रह गया है, होता है रसोई घरों में, लेकिन पहले जैसा नहीं। पहले क्या होता था, बड़े बड़े पतीले होते थे, तो उन पतीलों को उतारने के लिए जब वो गर्म हो जाते थे, तप रहे होते थे, तो सणसी का इस्तेमाल होता था। अब आज के समय में हत्थे वाले जो यूटेंसिल्स हैं वो आ गए हैं, इंडक्शन का जमाना आ गया है, तो बर्तन वैसा गर्म ही नहीं होता है। पहले के समय में चूल्हा जला के उसमें ऐसे रख देते थे, तो वो एकदम खौल रहा होता था, तो उसको उतारने के लिए सणसी होती थी। अभी डॉक्टर लोग रखते हैं सणसी दांत उखाड़ने के लिए, तो ये संदेशिका कहा जाता है। बाकी आप देखेंगे हरड़ को कहा जाता है हरितिकी, ठीक है। समेटने के लिए संकुचन शब्द का इस्तेमाल होता है। और 27 के लिए क्या, 27 एक गिनती है, तत्सम पता होना चाहिए। सप्तविंशति, विंशति माने 20 और सप्त मतलब 7, 7 में 20 जोड़ा तो 27। 19 को देखें, तद्भव शब्द है कौन सा? सरशप, कटहल, खटक्की का, मंत्रकारी। पहचानना यहाँ भी बहुत आसान है, विकल्प अत्यंत सरल है। कटहल, ये जो कटहल महोदय हैं ये असल में तद्भव रूप में लिखे हुए हैं। इन्हें कंटफल कहा जाता है, ठीक है, कंटफल कहा जाता है, मतलब कांटे युक्त फल। इसके शरीर पर, इसकी देह पर कांटे ही कांटे होते हैं। वो कांटे चुभने वाले तो नहीं होते हैं, लेकिन खुरदुरे होते हैं। ये चीज आपने देखी। बाकी सरशप माने होता है सरसों, खटक्की का खिड़की को कहते हैं, और मंत्रकारी कहते हैं मदारी को। प्रश्न संख्या 20, करेला। बहुतों को खाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक है, तो ये एक तद्भव शब्द है। करेला एक तद्भव शब्द है। इसके लिए आपको बताना है तत्सम। अब ध्यान से यहां विकल्पों पर विचार कर लीजिएगा। कारुवेल्ली दिया है, कंडूर दिया है, तोयवल्ली दिया है, और डी वाले में कह रहा है कि सभी। तो सत्य है, सभी सही है इसमें। लेकिन अब मान लीजिए कि ये उपर्युक्त सभी का विकल्प नहीं होता, यहां भी कोई शब्द दे दिया होता, तब उस परिस्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ ए को चुनते, क्योंकि असल में तद्भव और तत्सम का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि हम उन्हीं शब्दों को तत्सम का तद्भव या तद्भव का तत्सम ढूंढते हैं जिनसे कि वो असल में बने हुए हैं। उनके साइड वाले शब्दों को भले ही समान अर्थ है, लेकिन उनको हम तत्सम की कैटेगरी में नहीं डालते, ठीक है। तो ये जो करेला शब्द है ये असल में कारुवेल्ली से बना हुआ है। कंडूर और तोयवल्ली उसके साइड वाले शब्द हैं। अगर विकल्प में है और सबको चुनने का ऑप्शन है तब तो चुनेंगे ही, लेकिन नहीं विकल्प है तब आप ए को चुनिएगा। फिलहाल यहाँ उत्तर डी है। 21वें को देखिए। अब यहाँ से वाक्य वर्तनी शुद्धि और सबसे पहले वाक्य शुद्धि को हम लोग देख रहे हैं। तो कहा गया कि इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। तुम चोरी के कारण दंड पाने योग्य हो, मतलब तुमने चुराया है कुछ और दंड मिलेगा।
उनको यहां से गए केवल 10 मिनट हुआ है। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शिवांकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा? गलती तलाशनी है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अशुद्ध शुद्ध क्या पूछ रहा है वो देख लेना चाहिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। और इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा बी वाला। उनको यहां से गए केवल 10 मिनट हुआ है। अब 10 मिनट, ये 1 मिनट की तो बात हो नहीं रही है, एक वचन से इसको बहुवचन में बदलना पड़ेगा। यहाँ जो क्रिया है वो एक वचन की है और जो संख्या है वो बहुवचन में है। मिनटों का यहाँ समूह है, 10 मिनटों का समूह है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उन्हें यहां से गए, उनको की जगह लिखेंगे उन्हें यहां से गए केवल 10 मिनट हुए। ठीक, आप चाहें तो केवल को भी हटा सकते हैं, लेकिन वाक्य में थोड़ा जोर लगाने के लिए, बल देने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, ऐसा कहने के लिए हमने केवल लगाया। तो वो एक अव्यय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट हुए हैं ऐसे लिखना चाहिए। 22वें प्रश्न को देखिए। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। भाई आगामी रविवार जो कि अभी तक आया ही नहीं है, उसमें वो कोई भी व्यक्ति कहीं जा कैसे सकता है? वो तो भविष्य की बात है, या तो टाइम ट्रेवल करके गया हो। तो अब यहाँ पर त्रुटि कैसी है? गलती तो आप पकड़ रहे हैं, गड़बड़ी क्या है? आगामी। लेकिन वो किस तरह की गड़बड़ है ये पूछ सकता है कि वाक्य में किस प्रकार का दोष है। दोष है वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसा दोष? तो आप देखें, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, पुनरुक्ति का दोष है, या फिर वाच्य में गड़बड़ हो गई? बताइए। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रिया संबंधी दोष दिखाई देता है। यहां पर जो दोष है वो क्रिया का दोष है। आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा चालाकी से काम किया, क्योंकि दोष बताना था। तो आगामी को हमने क्या किया? हटाया नहीं, जस का तस रहने दिया, हमने क्रिया ही बदल दी, मतलब क्रिया का पैटर्न बदल दिया। हम लिखेंगे कि आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा, गागेगी में बदल दिया, फ्यूचर टेंस हो गया। तो अब यहाँ काम आसान हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया संबंधी दोष। असल में आगामी को अगर हम चुनते ना तो इसमें से कोई विकल्प सही नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमने उसको जस का तस रखा, हमने क्रिया में ही परिवर्तन कर दिया, तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धि। प्रश्न संख्या 23 की बात करें। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर चढ़कर बहस होगी। ठीक है, महंगाई के ऊपर बहस होगी, इसका तो यही भाव निकल रहा है कि आप महंगाई पर पहले बैठेंगे और उसके बाद आपस में डिबेट करेंगे। ये इसी तरह का भाव निकल रहा है। तो अब आप बताइए कि ये वाक्य गलत तो है ही है, लेकिन किस तरह का दोष? प्रत्यय का दोष है, वचन का दोष है, क्रिया का दोष है, या फिर कारक का दोष? बहुत ध्यान से देखिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहां पर कारक संबंधी त्रुटि है, के ऊपर और पर वाला जो प्रयोग है। ठीक है, के ऊपर और पर। कहां पर हमें के ऊपर का इस्तेमाल करना है? जहां पर 2 मंजिल 2 तल की बात हो रही हो, छत की बात हो रही हो, तो उस पर हम के ऊपर लिखेंगे। और सामान्य तौर पर हमें पर का प्रयोग करना चाहिए, तो यहां पर का इस्तेमाल करना चाहिए था, के ऊपर का नहीं। ये कारक संबंधी दोष। प्रश्न संख्या 24। अनेक भारत में जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। वाक्य गलत तो है ही है, लेकिन किस तरह से आप शुद्ध करेंगे? और ये भी बताइए कि किस तरह की गड़बड़ है। पूछा नहीं है, लेकिन बताइए। तो अनेक भारत कहां से हो सकता है? भारत तो पूरी दुनिया में एक ही है। कोई भी देश इकलौता ही होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है ना। ये तो सिर्फ भारत के साथ नहीं, हर देश के साथ। तो अब यहां पर बताएं, शुद्ध रूप हो जाएगा इसका, ध्यान से देखिए। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? भारत में अनेक जातियों और संप्रदायों के या व संप्रदायों के लोग रहते हैं। खड़ी पाई। ठीक, तो ये विकल्प कौन सा है? बी वाला है। क्रम विन्यास का इसमें दोष था। इस वाक्य में क्रम की गड़बड़ थी। सारे शब्द मौजूद हैं, सब ठीक है, वर्तनी इत्यादि, लेकिन क्या क्रम जो है वो व्यतिक्रम हो गया है, बिगड़ गया है। प्रश्न संख्या 25। विश्वामित्र, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़िए। विश्वामित्र। अब ये एक अशुद्ध शब्द है, पढ़कर ही अंदाजा लग रहा है। जैसा लिखा है शब्द को वैसे ही उच्चारण करके देखिएगा, आपको गड़बड़ी तत्काल ही समझ में आ जाएगी। जैसा लिखिए वैसा ही उच्चारण करिए, और उसका उल्टा भी है कि जैसा उच्चारण करिए वैसा ही लिखिए। ठीक, तो आप गड़बड़ियों से बचे रहेंगे। तो अभी इस विश्वामित्र को आपको शुद्ध करना है। विश्वामित्र एक ऋषि थे, विश्वामित्र। विश्वामित्र अशुद्ध है और विश्वामित्र शुद्ध है। और विश्वामित्र लिखेंगे कैसे? तो इसमें लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से। गायत्री मंत्र की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए। अब आर्य का मतलब कोई बहरदार या बाहर से आने वाली जाति या फिर ऐसे जाति संप्रदाय से तात्पर्य नहीं है। यहां पर तात्पर्य श्रेष्ठ और निम्न से है। और किस मामले में? ज्ञान के मामले में, जाति और वर्ण के मामले में नहीं। ऋग्वेद में वर्णाश्रम अवश्य ही है, लेकिन भेदभाव वहां पर नहीं। इसके बाद 26 को देखिए। अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। जबरदस्त, निरपराधी, अध्यात्म और समृद्धिशाली। शब्द काफी अच्छे, लेकिन इसमें गड़बड़ी है। कहां पर गड़बड़ है बताइए? तो बी वाला देख लीजिए, निरपराधी। निरपराधी कोई शब्द ही नहीं होता है।
हर जगह हम ई की मात्रा अंत में लगा दें और वो ठीक हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध होना चाहिए। निरपराध होना चाहिए मतलब जिसने कि कोई अपराध नहीं किया है। अपराधी, अपराधी यानी जिसने अपराध किया है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? निरपराध, न कि निरपराधी। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे चले और बाकी सारे शब्द सही दिए। मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये वाक्य गलत है। जो अभी अभी आपने वाक्य पढ़ा ये गलत है। किस तरह का दोष है इसमें बताइए? तो हम शुद्ध करके इसको कैसे लिखेंगे? मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। मैं और मेरे की जगह मुझे और मेरे होगा। इसका मतलब है कि इसमें पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। मैं और मेरा, वही दोहराव बार बार हो रहा है। ठीक है, अगर यहां पर सर्वनाम दिया होता, ठीक है, अगर यहां पर पुनरुक्ति की जगह पर सर्वनाम जैसा कोई विकल्प होता तो हम उसी को चुनते, क्योंकि ये दोष तो सर्वनाम के अंदर उपस्थित हुआ है। तो मूल रूप से सर्वनाम में गड़बड़ है। सर्वनाम का हमने सही चुनाव नहीं किया, तो संज्ञाओं का जो परिवर्तन हुआ है वो दोषपूर्ण हो गया। यही बात है। लेकिन सर्वनाम वाला विकल्प न होने की वजह से हमने पुनरुक्ति को चुना, जो कि निकटतम। प्रश्न संख्या 28, सामर्थ्य एक अशुद्ध शब्द है। इसमें किस प्रकार का दोष? सामर्थ्य जो लिखा हुआ है गलत तो है ही है, लेकिन इसमें दोष कैसा है? तो सामर्थ्य जो आप देख रहे हैं इसमें असल में व्यंजन संबंधी त्रुटि है। जो व्यंजन हमें असल में लगाना चाहिए, जिन व्यंजनों का आपस में जोड़ होना चाहिए, वो हमने नहीं लगाया। तो व्यंजन अनुपस्थित हो गया या गलत व्यंजन लगा, तो ये व्यंजन संबंधी दोष है। सामर्थ्य होता है, ठीक है, यानी यह वाला पूरा व्यंजन ही हमने गायब कर दिया। ठीक है, ए को चुना। 29 को देखिए, निरवलंब, पुनरोत्थान, अंतर प्रांतीय, जगबंधु। जैसे लिखा है वैसे ही पढ़िए। निरवलंब, पुनरोत्थान, अंतर प्रांतीय और जगबंधु, ये सारे शब्द गलत है। गलती किस तरह की है ये आपको बताना है। शुद्ध करके आप देख लीजिएगा, लेकिन गलती कैसी है पहले बताइए। तो 29 को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका डी वाला विकल्प सही है। संधि संबंधी त्रुटि है। माफ कीजिएगा, व्यंजन संधि संबंधी और कुल मिलाकर संधि संबंधी दोष आप यहां पर करिए, विभाजन मत करिए, विभाजन से कंफ्यूजन होगा। संधि संबंधी दोष निरावलंब होता है, ठीक है, वैसे ही पुनरुत्थान होता है। यहां पर र पर ऊ की मात्रा रहेगी, ये ओ की मात्रा नहीं बल्कि ऊ की मात्रा रहेगी। अंतर प्रांतीय होता है और अंतर प्रांतीय नहीं होता है। अंतर प्रांतीय तो यहां दिया ही है। अंतः प्रांतीय होता है। त के आगे क्या होगा? ऐसे बिंदी रहेगी, विसर्ग इसको कहा जाता है। और जगबंधु नहीं होता है, जगत बंधु होता है। और जगत बंधु नहीं लिखते हैं बल्कि उसको द के नीचे ऐसे हलंत लगा के लिखते हैं, जगत बंधु। तो कुल मिलाकर संधि संबंधी दोष है। संधि के नियमों का हमने ठीक से पालन नहीं किया। प्रश्न संख्या 30 को देखिए। अशुद्ध और शुद्ध युग्म दिया है। इसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा है। औदार्यता और औदार्य है, पौरुष तत्व और पुरुष तत्व है, बहुल्यता और बाहुल्य है, विदेशिक और विदेश है। बताइए इसमें अशुद्ध शुद्ध युग्म है, इसमें से गड़बड़ी कहां पर? मतलब ये कि बाईं तरफ गलत शब्द दिया है, दाहिनी तरफ सही शब्द दिया है, उसी आधार पर देखिएगा। अब इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसका जो डी वाला विकल्प है वहां पर समस्या है। विदेशिक और विदेश वाला जो दिया है इसमें समस्या है। ठीक है, विदेशिक जो शब्द है इसका विदेश से ताल्लुक नहीं है, विदेश से बना जरूर है, लेकिन यहां पर गड़बड़ी इसमें जो इसकी वर्तनी में है वो इस रूप में नहीं सही होगी। विदेशिक नहीं होता है, वैदेशिक होता है, वैदेशिक होता है। ठीक है, तो विदेशिक का शुद्ध रूप विदेश न होकर वैदेशिक होगा और इसीलिए यहां पर डी वाला विकल्प गलत है, बाकी सारे सही। 31वें से फिर से एक बार हमारा जो तरीका है, रास्ता है, वो बदलता है। अब यहां पर हम विशेषण विशेष्यों को देखने वाले हैं। तो जोड़ा दे दिया है विशेष्य और विशेषण का, यानी बाईं ओर विशेष्य है और दाहिनी ओर उसके विशेषण है। इनमें से कोई एक गलत है। गलत का चुनाव आपको करना है। अभिषेक का दिया है अभिषिक्त, अलंकार का दिया है अलंकृत, अनुष्ठान का दिया है अनुष्ठित, अनीति का दिया है अनीतिक। क्या होना चाहिए, मतलब कौन सा हमें चुनना चाहिए? निश्चित तौर पर डी को चुनना चाहिए। अनीतिक नहीं होता, अभी तो वर्तनी वाला मामला हो गया, अनैतिक होता है। अनीति से बना हुआ अनैतिक शब्द है, लेकिन यहां पर अनीतिक नहीं लिखेंगे, अनैतिक लिखेंगे। तो ये वाला युग्म गलत है, बाकी सारे सही। प्रश्न संख्या 32 आपको ऊपर मिलेगा। यहां पर विशेष्य कौन सा है पहचानिए। कुत्सित, कमाई, क्रीत और क्रमिक। कुत्सित मतलब जो घृणा करने योग्य है, क्रीत मतलब खरीदा हुआ और क्रमिक मतलब जो क्रम से आए। अब बताइए इसमें विशेष्य कौन सा है? तो विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम या कोई गुणवाचक विशेषण भी हो सकता है, लेकिन इसमें से हमें चुनना है तो इसका जो बी वाला विकल्प है उसको चुन लीजिए। कमाई, कमाई एक विशेष्य शब्द है, बाकी जितने भी हैं वो विशेषण है,
किसी न किसी विशेष्य से बने हुए हैं। जैसे कुत्सित है, कुत्सा से बना हुआ है, कुत्सा मतलब घृणा। क्रीत जो है वो क्रय से बना हुआ है, क्रय मतलब खरीदना, और क्रमिक शब्द जो है वो क्रम से बना हुआ है। तो ये सारे विशेषण है, सिर्फ एक विशेष्य। आगे चले 33, अप्रत्याशित, निर्जला, गगनचुंबी, उद्भट। ये जो शब्द लिखा है इसको उच्चारण कैसे करेंगे? उद्भट, आधा द है और पूरा भ है। ये जब कीबोर्ड से या कीपैड से आप टाइप करते हैं तो इसी तरह से दिखाई देता है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन से शब्द, ये जितने शब्द दिए हुए हैं, ये कौन से विशेषण के अंतर्गत आते हैं, यानी ये किस प्रकार के विशेषण है? अप्रत्याशित, निर्जला, गगनचुंबी या फिर उद्भट, 4 दिए हुए हैं। व्यक्तिवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या फिर पदवाचक है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पदवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। ये जितने भी यहाँ दिए हुए हैं ना, ये पदवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। अब विशेषण के जो बड़े प्रकार आपने पढ़े हुए हैं, आप बताइए कि उसमें से किस में इन्हें कैटेगराइज किया जाएगा? ये किस में आएंगे? मतलब सार्वनामिक में आएंगे या फिर आपके संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, परिमाणवाचक में आएंगे, गुणवाचक में आएंगे, किस में आएंगे? ये आपके लिए प्रश्न है। इसमें हमारा डी वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 34 को देखिए, इसमें विशेषण है कौन सा बताइए? गोत्र दिया है, घनिष्ठ दिया है, चित्र दिया है और चक्षु दिया है। विशेषण की तलाश करनी, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, घनिष्ठ। घनिष्ठ शब्द जो है ये आपका विशेषण है, बाकी सारे शब्द विशेष्य हैं। गोत्र ये विशेष्य शब्द है, गोत्रीय इससे बनने वाला शब्द है, मतलब विशेषण है। चित्र से बनता है चितेरा, ठीक है, तो ये भी चित्र जो है ये आपका विशेष्य है। वैसे ही चक्षु से बनता है चाक्षुष, चाक्षुष विशेषण होगा लेकिन चक्षु जो है वो विशेष्य है। 35 को देखिएगा, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? दर्शनीय, दैविक, दुनियावी और दशरथ। देखिए और बताइए। तो दशरथ जो लिखा हुआ है ये असल में एक नाम है, ठीक है, दशरथ एक नाम है। और महाराज दशरथ का नाम, ये जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय देवताओं ने उन्हें प्रसन्न होकर दशरथ कहा था। मतलब महारथी होता है, अर्धरथी होता है, एक रथी होता है युद्ध में, लेकिन आप तो दशरथी हैं, आप दशों दिशाओं से प्रहार करने में सक्षम, ठीक है, तो इसीलिए दशरथ उनका नाम पड़ गया। तो ये डी वाला विकल्प जो है ये नाम है, नाम है तो संज्ञा है यानी विशेष्य है, बाकी सारे शब्द आपके विशेषण। प्रश्न संख्या 36 को देखिएगा, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक जो क्रिया है उसमें नहीं होता, भूतकालिक या भविष्यकालिक या इसमें से कोई भी नहीं। तो कोई ना हो ऐसा नहीं हो सकता, बी को चुन लीजिए, किसी न किसी में तो जरूर होता है, तो डी वाला फालतू विकल्प है। इसमें से आपका भूतकालिक हो जाएगा। इसमें क्रिया का जो है वो कर्ता के हिसाब से लिंग वचन जो है वो परिवर्तित नहीं होता, खासतौर पर लिंग नहीं बदलता है अगर क्रिया भूतकालिक है तो, ठीक। आगे चले 37 को देखिए, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, ठीक है। अब यहां पर लिखना चाहिए था वैरागियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, तो ज्यादा सार्थक वाक्य बना होता। मतलब वैरागी लोग जो होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो उन्हें संसार झूठा मालूम होता है, सब मोह माया है ऐसा कहते हैं, सही बात। तो यहाँ का की जगह को रहेगा। अब बताइए इसमें से ये किसका एग्जाम्पल है? ये इसमें जो विशेषण इस्तेमाल हुआ है वो विधेय विशेषण है, या फिर कोई विशेष्य इस्तेमाल हुआ है, या फिर विधेय अलग दिया है और विशेषण अलग दिया है। तो विकल्प ही इसके विचित्र हैं, लेकिन फिर भी देखिए सही जवाब इसका ए हो जाएगा। यहां पर विधेय विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण आपने पढ़ा होगा, उसमें से विधेय विशेषण का इस्तेमाल हुआ है, यानी कर्ता के बाद और क्रिया से पहले बीच में विशेषण यूज होता है, ठीक है। तो यहां भी वही चीज है। आगे चले, प्रश्न संख्या 38 को देखिए, दृष्टव्य विशेषण का मतलब निम्नलिखित में से दृष्टव्य जो विशेषण है उसका चयन करिए जो दिखाई दे, ठीक है। जो आपको दिख रहे हैं विकल्प, उसमें से आपको विशेषण का चयन करना है, यानी विशेषण वाले समूह का चयन करना है। तो 38 को आप ध्यान से देखिएगा, इसका डी वाला विकल्प, दृष्टव्य विशेषण। कई तरह के विशेषण होते हैं, स्थान बोधक होता है, काल बोधक होता है, ये सारे जो है ना ये गुणवाचक की वैरायटी में आते हैं। जितने आप देख रहे हैं ये जितने समूह हैं ये गुणवाचक विशेषण के ही अलग अलग प्रकार हैं। गुणवाचक सबसे बड़े साइज का विशेषण होता है, जो कहीं नहीं समाता है वो गुणवाचक में आ जाता है। तो गुणवाचक में ही काल बोधक होता है, जैसे नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, भूत, भविष्य, वर्तमान, ऐसे। वैसे ही आप देखेंगे रंग बोधक है, उसमें सुनहरा, धुंधला, चमकीला ऐसे आ जाता है। दृष्टव्य विशेषण जो है उसमें बड़ा सा, ऊंचा सा, पीला सा, नीला सा, मतलब दृष्टांत हम लोग लेते हैं कि उसके जैसा, ठीक। तो ये दृष्टव्य विशेषण का उदाहरण बहुत आराम से ये इस तरह से आपको दिखाई देता है। आगे चलते हैं 39 को देखिए,
विशेष्य विशेषण युग्मों में से गलत का चुनाव आपको करना है। निषेध से बना हुआ है निषिद्ध, निषेध आपका विशेष्य है, निषिद्ध विशेषण है। पुरुष से बना हुआ है पौरुषेय, भाव से बना हुआ है भावुकता, और मूर्छा से बना हुआ है मूर्छित। आप देखिए और बताइए इसमें से गड़बड़ी कहां पर है। 39 का जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला, भाव और भावुकता। भाव से भावुक बनेगा, भावुकता नहीं बनेगा, भावुकता तो खुद संज्ञा बन जाएगी, ठीक है, भावुक। शेष जितने भी हैं वो सही। 40 को देखते हैं। विशेषण शब्द का आपको चयन करना है। शासित दिया है, श्रृंगार दिया है, श्रद्धा दिया है और शिक्षा दिया है। 40 को देखा, ध्यान से देखिएगा, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, शासित। शासित जो शब्द है ये आपका विशेषण है। शासित हो गया, शासकीय हो गया, ये सब शासन से बने हुए हैं। शासन आपका विशेष्य होता है। इसके बाद अब 41 से हम लोग विलोम शब्दों को देखेंगे। पतिव्रता, पतिव्रता का विलोम आपको ढूंढना है। पति में जो श्रद्धा रखे, एक पति पर केंद्रित रहे, उसके बहुत सारे प्रेमी ना हो, तो क्या कहा जाएगा। इसमें सारे जितने भी शब्द दिए हैं वो पतिव्रता स्त्री के लिए ही दिए हैं, लेकिन यहां आपको उसका विलोम ढूंढना है, न कि समानार्थी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए वाला, सी वाला और डी वाला, ये जो 3 विकल्प हैं ये समानार्थक हैं एक तरह से। सती भी ऐसी ही महिला को कहा जाता है, साध्वी भी कहा जाता है। मतलब साध्वी के 2 अर्थ हो सकते हैं, एक संन्यास धारण की हुई और दूसरा सत्य के पथ पर चलने वाली। और सच्चरिता ये भी ऐसी ही स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुल्टा ये इसका विलोम है, ठीक है, भ्रष्ट चरित्र वाली। और 42 को देखिए, कौन सा विलोम युग्म जो है वो अशुद्ध है। ठौर का कुठौर दिया है, पदारूढ़ का पदच्युत दिया है, मत वैभिन्य का मतभेद दिया है और पर्णकुटी का प्रासाद दिया है। इसमें से अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो सी वाला विकल्प बाहर कर दीजिए। मत वैभिन्य यानी मत में विविधता है, आपका मत, आपका विचार कुछ अलग है, मेरा कुछ अलग है, ठीक है, विभिन्न मत है। और मतभेद का भी वही तात्पर्य होता है, तो ये दोनों समानार्थी हैं। यहां पर क्या होना चाहिए, मत वैभिन्य और मतभेद जो शब्द हैं इनका विलोम हो जाएगा मत ऐक्य, ठीक है, मत ऐक्य कहा जाता है, यानी मतों में एक रूपता। प्रश्न संख्या 43, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। प्रभु का दिया है निभ्रांत, पुरोगामी का पश्चगामी, मितव्यय का अपव्यय, युगल का एकल। आप बताइए गड़बड़ी कहां पर है। साफ साफ दिखाई दे रहा है गड़बड़ यहां ए वाले विकल्प में है। प्रभु अर्थात स्वामी, कहते हैं ना प्रभु कृपा करिए, तो भगवान को स्वामी मान लेते हैं, उनसे बड़ा स्वामी कौन हो सकता है। तो प्रभु जो है इसका तात्पर्य होता है स्वामी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निभ्रांत नहीं होगा बल्कि भृत्य हो जाएगा। भृत्य मतलब होता है सेवक, चाकर, दास, ठीक, और पुरोगामी का पश्चिगामी होता ही है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहां आप देखेंगे, अच्छा भ्रांत, यहां जो शब्द है निभ्रांत, इसका भ्रांत विलोम होगा। आगे चलिए, और निर्भ्रांत होता है, निभ्रांत नहीं होता। 44 को देखिएगा, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। यातना का सेवा, पाश्विक का मानवीय, बहिष्कार का तिरस्कार और ललित का कुरूप। जहां गड़बड़ है वो आपको बतानी, और सही जवाब इसमें से सी हो जाएगा। बहिष्कार का तिरस्कार जो दिया है वहीं पर गड़बड़ है। बहिष्कार का स्वीकार हो जाएगा। बहिष्कार मतलब रिजेक्ट कर देना, बाहर कर देना, मतलब स्वीकार न करना, और उसका उल्टा स्वीकार होगा, अंगीकार भी हो सकता है। बाकी जितने हैं वो सही है। यातना का सेवा हो जाएगा, यातना मतलब कष्ट देना, सेवा मतलब सुविधा देना या देख रेख करना, ठीक है। उसी प्रकार से पाश्विक का मानवीय हो जाएगा। ललित या स्वरूप, ललित जो शब्द है इसका मतलब ही होता है सुंदर दिखने वाला, सुंदर रूप वाला, तो उसका कुरूप हो जाएगा, ठीक है। सी वाला विकल्प गलत है, बाकी सारे सही। 45 को देखिए, भीत, भीत, बताइए इसका विलोम नहीं है। कौन सा नहीं है वो ढूंढना है, नहीं शब्द पर ध्यान दीजिएगा। निर्भर, अभीत, खंड, निर्भीक, इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, खंड। ये जो सी वाला है खंड, इसमें से विलोम नहीं होगा। खंड मतलब होता है टुकड़ा, ठीक, तो खंड का अखंड हो सकता है, लेकिन वो अलग चीज है। यहां निर्भर नहीं बल्कि निर्भय होना चाहिए था। निर्भर कोई शब्द नहीं, मतलब इस लिहाज से कोई शब्द नहीं है। वैसे तो निर्भर मतलब आश्रित होता है, वो अलग बात है। यहां पर निर्भय होना चाहिए था, ठीक है, बना लीजिए। निर्भय हो गया, अभीत हो गया और निर्भीक हो गया। ये 3 जो है ये भीत के विलोम है। भीत मतलब डरा हुआ, और निर्भय मतलब जो निडर है, डरा नहीं है। अभीत मतलब भी वही तात्पर्य है, और निर्भीक का आप जानते ही हैं, वही बात। तो ये 3 विलोम है, लेकिन सी वाला नहीं होगा, तो सी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा 45 में से। 46 की ओर चले। यहां देखिए, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। विपथ का सपथ, श्वास का उच्छ्वास, आडंबर का निराडंबर और शीतकार का चीतकार। अब इसमें आप देखें और बताएं। 46 सही जवाब ए हो जाएगा। विपथ का सपथ दिया हुआ है, यही इसमें से गड़बड़ है।
विपथ का सतपथ होता है, सपथ नहीं होता। सपथ एक अलग चीज हो जाएगी और वो भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो वर्तनी भी गलत है। सतपथ होता है। विपथ मतलब कोई विकृत पथ, कोई गलत रास्ता आपने चुन लिया है, और सतपथ मतलब जो सत्य का रास्ता है, अच्छा रास्ता है। ठीक, तो यहां पर यही होना चाहिए था, बाकी सारे सही है। ठीक है, इसके बाद 47 को देखिए। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? छंदबद्ध का छंदमुक्त, सनातनी का आदर्शवादी, दैदीप्यमान का तिमिरांकित और पल्लवन का संक्षेपण। अशुद्धि कहां पर? 47। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। सनातनी का आदर्शवादी जो दे रखा है, यहीं पर समस्या है। सनातनी का क्या हो जाएगा? सनातनी का हो जाएगा प्रगतिवादी। अब सनातनी का यहां पर तात्पर्य रूढ़िवादी से तात्पर्य है, जो कि गलत है। सनातन एक अलग चीज है। सनातन का मतलब जो एक अनंत काल से, चिरकाल से चला आ रहा है, और उसका अंत कहां पर होगा ये भी कोई नहीं जानता। कब से शुरू हुआ और कहां जाके खत्म होगा ये किसी को नहीं पता है, ईश्वर के अलावा। तो वो चीज है सनातन, यानी अपना धर्म जो है, हिंदू धर्म जिसका नाम दिया गया है बाद में, ये सनातन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से है कोई नहीं जानता, और खत्म कब होगा तो सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। तो सनातन का वो तात्पर्य है। लेकिन यहां पर सनातन का मतलब पुराने धाराओं से तात्पर्य लगा लिया गया है, तो उस हिसाब से सनातनी का हो जाएगा प्रगतिवादी। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन किताब में यही दिया है तो मानना पड़ेगा। इसके बाद आगे चले, यहां देखें आप 48 को। ओझल का उचित विलोम क्या होगा बताइए। ओझल माने गायब, तो अदृश्य हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा, तिरोहित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। क्या होना चाहिए? विलोम पूछा है, अब ध्यान दीजिएगा। डी इसका उत्तर होगा, प्रकट। ओझल मतलब गायब और प्रकट मतलब जाहिर, जो कि सामने है। बाकी जितने हैं वो सब ओझल के पर्यायवाची। आगे चले 49। पूर्वाहन का मध्याह्न दिया है, अनधिकार का साधिकार दिया है, अनधिकार का साधिकार दिया है, खेचर का भूचर दिया है और चातुर्य का मूर्खता दिया है। आप बताइए कि इसमें से अशुद्धि कहां पर है? 49। तो सही जवाब इसमें से अपना हो जाएगा ए वाला। ये पूर्वाहन जो दिया है इसका मध्याह्न, यही वाला इसमें से गड़बड़ है। पूर्वाहन का क्या हो जाएगा? अपराहन हो जाएगा। वो एम पीएम जो आप करते हैं ना, वही। इसमें मध्याह्न शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। मध्याह्न भी एक बेला है, यानी ठीक 12 बजे का समय। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर मध्याह्न की जगह पर अपराहन होना चाहिए था। बाकी सारे सही। 50 को देखें। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? मसृण का रुक्ष, ईप्सित का अनीप्सित, बर्बर का सभ्य, तांडव का अनृत। आप बताइए। तो इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सही जवाब इसका डी वाला हो जाएगा। हमें गलती तलाशनी थी, गलती यहीं पर है, बाकी सारे सही है। मसृण मतलब होता है मुलायम, कोमल। रुक्ष मतलब रूखा। ईप्सित अनीप्सित यानी चाहा हुआ और अनचाहा, और बर्बर और सभ्य तो आप जानते ही हैं। तांडव का लास्य होता है, ठीक है। और अनृत का होता है नृत। अनृत मतलब क्या होता है? नृत भी कह सकते हैं और ऋत भी कह सकते हैं, ऋत भी कह सकते हैं। ऋत मतलब होता है सत्य, अनृत मतलब असत्य। तांडव का लास्य हो जाएगा। दोनों नृत्य की मुद्राएं हैं। तांडव जो है वो पुरुष प्रधान और लास्य जो है वो स्त्री प्रधान मुद्रा कही जाती है। 51 को देखते हैं। असत्य विकल्प का चयन करिए। अवर्ण्य का मतलब होता है जिसके पास कुछ न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप देख रहे हैं, ठीक है। तो शब्द और वाक्यांश दिया है, ध्यान से देखिए। अवर्ण्य का मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं। अवश्यम भावी का मतलब है जो कि अवश्य ही होगा। अहेतुक का मतलब होता है अहेतुक। इसका मतलब होता है कि जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न उपस्थित हो। अहम मन्यता का मतलब है अहंकार पूर्वक अपने आप को सबसे ऊपर समझना। तो अहंकारी है तो भाई इसी बात का तो अहंकार है कि हम सबसे ऊपर हैं। अब बताइए गलती कहां पर है? तो गलती यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये 51वां प्रश्न आपका, पहले देख लीजिए प्रश्न को ध्यान से। सही जवाब इसका ए होना चाहिए। अवर्ण का मतलब है जिसका कि वर्णन न किया जा सके। वर्णन की सीमा से वो परे है, उसको वर्णनातीत भी कह सकते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है अकिंचन। भगवान के सामने अकिंचन बनकर जाओ, यानी खाली हाथ जाओ, ठीक। तो जिसके पास कुछ नहीं है उसको अकिंचन कहा जाता है, अवर्ण नहीं कहा जाता। बाकी सारे सही है। प्रश्न संख्या 52, अद्य प्रसूत। इसके लिए आपको उचित अर्थ बताना है, यानी वाक्य बताना है। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, अद्य मतलब तत्काल, सद्य मतलब भी तत्काल, ताजा तरीन। प्रसूत मतलब उत्पन्न हुआ है, ठीक। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है या जन्म लिया है उसको अद्य प्रसूत कहा जाएगा, यानी अपना जो सी वाला विकल्प है वो सही। जो कुछ नहीं जानता है वो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाना चाहिए? अज्ञ, ठीक है। अज्ञ शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी अज्ञान से भरा हुआ है। कम बोलने वाला मितभाषी, मितभाषी।
और जिसके समान कोई दूसरा नहीं है तो अद्वितीय। लेकिन हमारा इसमें से सही विकल्प क्या था? सी वाला था। प्रश्न संख्या 53, आगमिस्यत पतिका, ये प्रोषित पतिका, देवाभिसारिका, आगमिस्यत पतिका, पता नहीं कौन कौन पतिका, ये सारे जो है ना, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उठाए गए हैं और ये नायिकाओं के भेद हैं, वैसे ही नायकों के भी भेद हैं। तो इनको एक बार खोज कर पढ़ लीजिएगा और नहीं तो हमारे नोट्स में देख लीजिएगा। ऐसे ही नायकों के भी भेद हैं, धीर प्रशांत, धीरोद्धत, धीर ललित और इस तरह से हैं। तो अब इसमें आप बताइए, आगमिस्यत पतिका, बताइए इसका मतलब क्या है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला है। तो इसमें तो विकल्प इतने सरल है कि बहुत आराम से आप पकड़ लेंगे बी वाले को। लेकिन जब आयोग इसी प्रश्न को देगा, कल्पना करिए, तो वो ऐसे ही मिलते जुलते बाकी 3 विकल्प भी देगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी बिल्कुल ना हो। ठीक है बिल्कुल भी आसानी ना हो, ऐसा करेगा। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ऐसी महिला जिसका कि पति विदेश से आने वाला है, सूचना मिल गई है कि प्रिय जो है वो परदेश से प्रस्थान कर चुके हैं घर की ओर, तो वो खुश हो गई है, अपने आप को सजा धजा रही है, घर बार अपना साफ कर रही है, यानी प्रसन्नता में डूबी हुई है। तो ऐसी जो नायिका है उसको कहा जाएगा आगमिस्यत पतिका। ठीक। और आगत पतिका का मतलब क्या होगा? कि उसका जो प्रियतम है या प्रेमी है वो आ चुका है, घर आ गया है। आगे चलते हैं, 54 को देखिए। अच्छा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। इसमें जो बाकी है उन पर तो विचार किया ही नहीं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है उसको मुमुक्षु कहा जाता है। जो किए गए उपकार को मानता है तो कृतज्ञ है भाई, सीधी बात। हर काम को हर समय देर से काम करने वाला या हर काम में देरी लगाने वाला, तो ऐसे व्यक्ति को दीर्घसूत्री कहा जाता है। दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है, ये पुरानी कहावत है, यानी धीमा काम अगर आप करेंगे तो आप तबाह हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 54 को देखते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसको क्या कहा जाएगा? सीधी बात है, औदार्य दाता कहा जाएगा। निरामिष का मतलब जिसमें कि कोई मांस इत्यादि का अंश मौजूद नहीं है। अभिजात मतलब श्रेष्ठ कुलीन। परित्यक्ता मतलब छोड़ी हुई स्त्री, पति ने उसे त्याग दिया है। 55 को देखते हैं। असूर्यम पश्या, ये हजारों बार पूछा गया है। सही बात क्या है इसमें से? अब इसमें अक्सर आयोग जो सेंटेंस देता है कि ऐसी स्त्री जो कि सूर्य के प्रकाश को भी न देख सके, तो अब इसका मतलब क्या कि उसे दिनौधी वगैरह की बीमारी है, मतलब दिन में दिखाई नहीं देता या फिर कुछ ऐसा नहीं है। घूंघट इतना लंबा चौड़ा और इतना गहरा घूंघट उसके सिर पर पड़ा हुआ है कि उसे धूप और दिन का दर्शन ही नहीं हो सकता। या ये कहा जाए कि उस स्त्री का चेहरा और उसके शरीर का स्पर्श सूर्य देव भी नहीं कर सकते, वो इतनी ज्यादा मतलब पर्दे में रहने वाली। तो पर्दे में बंद जो महिलाएं होती हैं, रनिवास की महिलाएं ऐसी होती थी बेचारी, तो उन्हें कहा जाता था असूर्यम पश्या। पुरुषों के लिए मान सम्मान और इज्जत का विषय हुआ करता था, लेकिन महिलाओं के लिए नर्क जिंदगी थी। किसी भी जिंदा प्राणी को आप धूप और बाकी प्राकृतिक वातावरण से दूर कर दीजिए। बाकी आप देखिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो पर्दे के पीछे की जो जगह होती है उसको कहा जाता है नेपथ्य। ठीक है, पार्श्व भी कहते हैं, नेपथ्य भी कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया तो अश्रुत पूर्व कहा जाता है। ठीक है, और कही हुई बात को बार बार दोहराना या बार बार कहना पिष्ट पेषण कहलाता है। इसके बाद अब 56 को देखते हैं। असत्य विकल्प का चयन करिएगा। जिसका भाई छीन लिया गया है वो हृतबंधु है। बोलने या कहने की इच्छा को लोलाक्षिका कहा जाता है। जो नाश की ओर चला जा रहा है वो विनाशोन्मुख या नाशोन्मुख है। और जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए वो लोमहर्षक है। अब इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोलाक्षिका वाला जो ये विकल्प है ये गड़बड़ है। लोलाक्षिका कहा जाता है ऐसी स्त्री को जिसकी की आंखें बड़ी ही चंचल हो, एक जगह टिकती ना हो। कुछ महिलाओं को और कुछ पुरुषों को भी आपने देखा होगा, आंख की पुतलियां टिकती ही नहीं है, जहां जाएंगे चारों तरफ ऐसे आंख घुमाते रहेंगे, सिर नहीं घुमाएंगे, बाकी शरीर उनका स्थिर रहेगा, लेकिन आंखें चारों ओर ऐसे दौड़ती रहेंगी, खोजती रहेंगी। तो ऐसी जो स्त्री होती है उसको लोलाक्षिका कहा जाता है। ठीक, तो यहां ये गलत दिया है। 57 को देखते हैं। जिसे देखकर हृदय पिघल जाए, क्या कहा जाना चाहिए? तो पिघलना यानी लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो हृदय द्रावक, हृदय को पिघलाने वाला। हृदयोन्मादिनी यानी ऐसी स्त्री जो कि हृदय में उन्माद पैदा करे, नशा पैदा करे। हृदयंगम मतलब हृदय का प्रसन्नता से परिपूर्ण होने की जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है। इसके बाद आप 58 को देख रहे हैं। वह खेत या वे खेत जहां केवल वर्षा का ही जल उपलब्ध होता है, यानी बारिश होगी तो ही वो खेत सिंचित होगा, अदरवाइज पानी नहीं। तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? ये होता है देवमात्रिक। देवमात्रिक यानी देवताओं ने उसे सिंचित किया है ऐसी भूमि। ठीक है, और बाकी जितने हैं उन पर भी विचार कर लिया जाए तो इसमें से आप देखेंगे जो जौ से तैयार किया गया जल होता है, असल में शराब होती है, उसको यवारिष्ट कहा जाता है। जौ को सड़ाया जाता है और उसके बाद उससे तैयार होती है बियर जैसी चीज, मतलब मादक पदार्थ होता है, उसको यवारिष्ट कहते हैं। इंद्र का सारथी, उनके लिए मातली शब्द का इस्तेमाल होता था। मातली जो शब्द है ये इंद्र के सारथी का नाम था।
वैसे ही पाथेय कहा जाता है रास्ते के लिए जो आप टिफिन लेकर चलते हैं उसको। पहले के समय में सूखा सत्तू और एक लोटा और डोरी लेकर लोग चलते थे, लंबी लंबी यात्राएं पैदल करते थे। तो वो सत्तू और जहां भी कुआं वगैरह दिखता था, लोटे में ऐसे उसके गले में रस्सी बांधकर पानी खींचते थे, सत्तू सानते थे, खा लेते थे, फिर लोटे से ही पानी वानी पीकर डोर लपेट कर फिर चलते बनते थे। ऐसे उनका यात्रा होती थी। तो ये पाथेय होता था, जो गठरी बांधकर वो लेकर चलते थे पोटली, उसको पाथेय कहा जाता था। इसके बाद आगे चले, यहां देखिए आप 1 मिनट 59 असत्य विकल्प का चयन करिए। अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री, यानी इच्छा के अनुसार मतलब इंडिपेंडेंट वुमेन से तात्पर्य नहीं है, मतलब ऐसा आचरण जो कि स्वीकार्य नहीं है, भ्रष्ट आचरण करने वाली, तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है स्वैरिणी। ठीक है, व्यभिचारिणी भी कहा जा सकता है। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा है तो उसे युयुत्सु कहा जाएगा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा है तो उसको युयुत्सु कहा जाएगा। ध्यान से शब्द देखिएगा। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया है तो ऐसी कन्या को वाग्दत्ता कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है वो लब्ध प्रतिष्ठा है। बाकी सारे सही है, गड़बड़ यहां पर यही बी वाले में। युद्ध करने की प्रबल इच्छा है तो उसको युयुत्सा कहा जाता है, और ऐसा जो इच्छुक लड़ाकू व्यक्ति है उसको युयुत्सु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 60 और अंतिम, जो कि सांसारिक लाभ पर केंद्रित होता है। सांसारिक लाभ क्या होगा? बढ़िया भोजन, बढ़िया स्त्री, सुंदर और पैसा रुपया, यही है सांसारिक चीज। तो अब इस पर जो केंद्रित होने वाली इच्छा है या चीज है उसको क्या कहा जाएगा? याक्षुष कहा जाएगा, मुकुल कहा जाएगा, बुभुक्षु कहा जाएगा या प्रगल्भ कहा जाएगा? इसमें से कौन सा शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? तो इसमें से आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, बुभुक्षु। ठीक है, एक शब्द होता है बुभुक्षु, बुभुक्षु शब्द होता है, वो भूख से आकुल व्यक्ति के लिए होता है। और बुभुक्षु जो शब्द है वो सांसारिक जो भौतिक चीजें हैं, सांसारिक लाभ का मतलब भौतिकता, भौतिकता का वो भूखा है, भौतिक संसाधनों की भूख उसको है। ठीक है, तो उसके लिए बुभुक्षु शब्द का इस्तेमाल होता है। ये था आपका 60वां प्रश्न। उम्मीद है कि आपको नई जानकारियां इस टेस्ट से प्राप्त हुई होंगी। रिवीजन करते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।